यस सर, वेलकम टू द अनदर पार्ट। अब इस पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं दी ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, जो पहले था और अब इसे कहा जाएगा डिफॉल्ट टैक्स स्कीम्स। यस, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम का पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लीजिए। एक बार आपको हिस्ट्री समझ में आई मालिक, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हिस्ट्री क्या है इसकी जरा समझिए। देखिए, जब से एग्जिस्टिंग मोदी गवर्नमेंट आई, दैट इज 2014, पीपल का एक एक्सपेक्टेशन था कि टैक्स रेट में भी रिडक्शन हो। अब ऐसा एक्सपेक्टेशन क्यों था मालिक? ऐसा एक्सपेक्टेशन इसलिए था क्योंकि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यस और नो? तो ऐसे केसेस में अगर इन्फ्लेशन भी एक तरफ से बढ़ता है और टैक्सेशन सिस्टम अगर आपको बेनिफिट नहीं देता, तो एक आम आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा मार पड़ती है। यस, तो इसलिए 2019 जब ये लोग री इलेक्ट होकर के आए, तो इन्होंने अमेरिकन टैक्स सिस्टम से एक कॉन्सेप्ट उठाया जिसको हमने कहा अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि देखिए, हम ओल्ड स्कीम को बरकरार रखेंगे। हम क्या करेंगे? ओल्ड टैक्स स्कीम को बरकरार रखेंगे और हम एक ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लेकर के आएंगे जिसके तहत आप कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन छोड़ देंगे एंड यू विल गेट अ लोअर टैक्स रेट। वापस से सुनिए, आप कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन छोड़ देंगे एंड यू विल गेट अ लोअर टैक्स रेट। यानी जाहिर सी बात है, अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ना भी होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी होगा। यस और नो? जैसे हर सीए, सीएमए, सीए स्टूडेंट्स जो भी है, ये अपने कई त्योहार छोड़ देते, कई फंक्शंस छोड़ देते, क्या पाने के लिए? एक महत्वपूर्ण डिग्री पाने के लिए छोड़ देते। ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया कि आपको कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन छोड़ देने होंगे एंड यू विल गेट व्हाट? द न्यू टैक्स स्कीम। 2019 से लेकर 2022-23 तक के क्या किया गया? कहा गया कि भैया आप ओल्ड स्कीम में जनरली आएंगे एंड न्यू स्कीम जो रहेगी, आप रिटर्न भरते वक्त, हर साल के रिटर्न भरते वक्त आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको ओल्ड स्कीम में जाना है या न्यू। यस और नो? आपको ओल्ड स्कीम में जाना है या न्यू। मतलब आपके अकाउंटिंग वाइज कहीं चेंज नहीं होगा। टैक्सेशन एस्पेक्ट में जब कैलकुलेट किए जाएंगे, कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे इफ यू ऑप्ट फॉर 115 BAC। और इसी को कई मल्टीपल जगह पे अमेंडमेंट किया गया। यस, अब ध्यान से सुनिए। पर्सन कितने कैटेगरी के थे? 7 कैटेगरी के। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP। यस, अब इसमें से उन्होंने क्या किया? धीरे ध्यान से सुनिए। इनिशियली उन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल के लिए लेकर के आया और कंपनी के लिए लेकर के आया। समय बीता, वक्त बीता और फिर इन्होंने कोऑपरेटिव के लिए भी लेकर के आया। इस साल इसमें 2 बड़े अमेंडमेंट है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। राइट, एक और अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लेके आए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। मतलब पहले किसके लिए एग्जिस्ट करते थे? इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए। यस, कंपनी में भी 2 कैटेगरी था। एक कैटेगरी था भैया द कंपनीज विच आर जनरल, दूसरा कैटेगरी था कंपनीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि आप सभी जानते हैं 2015 के अंदर में इन्होंने एक स्कीम लेकर के आई थी, मेक इन इंडिया। तो जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में, इनको और बेनिफिट देने के लिए इन्होंने क्या किया? 2 सब कैटेगरी क्रिएट की। तो इंडिविजुअल के लिए एक कैटेगरी, कंपनीज विच इज डोमेस्टिक कंपनी, इसके लिए 2 कैटेगरीज, वन विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड द अदर कंपनीज। ऐसे 2 सब कैटेगरी क्रिएट की। कोऑपरेटिव के लिए भी इस साल से 2 कैटेगरी क्रिएट की गई है। ऑल दोस कोऑपरेटिव विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, ऑल दोस कोऑपरेटिव विच आर अदर नॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग। यस और नो? तो ऐसे 2 स्कीम लेकर के आए। अब कहां कहां अमेंडमेंट है, मैं इन सब बातों को बड़ा विस्तार से समझा रहा हूं, पहले समझ लेना। 115 BAC इंडिविजुअल टैक्स सिस्टम्स के लिए था। इंडिविजुअल, HUFs, AOP, BOI, AJP, इनके लिए ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम था। अब क्या बदला है इनमें? सबसे पहले असेसी का डेफिनेशन बदला है। टिल नवंबर 23 यहां पे ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए था। मई 24, नवंबर 24 वालों के लिए ये इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJPs के लिए कर दिया गया है। मतलब सबसे पहले 115 में पर्सन के डेफिनेशन में चेंज आ गया है। दूसरा अमेंडमेंट 115 BAC में हुआ। 115 BAC में आपको पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, बराबर है? 115 BAC में नवंबर 23 तक के लिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था। फॉर मे एंड नवंबर 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अब आपको मिल जाएगा। यस, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी का 50,000 तक का होता है वो भी मिल जाएगा। तो ये था दूसरा बड़ा चेंज। पहला चेंज था पर्सन का डेफिनेशन चेंज किया गया है। दूसरा था स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तीसरा अमेंडमेंट 115 BAC का, थर्ड अमेंडमेंट इन 115 BAC, वो है स्लैब रेट। इस साल आपको और बड़े बेनिफिट दिए गए हैं। स्लैब रेट को 2,50,000 से 3 लाख पे रेज किया गया है। तो तीसरा बेनिफिट 115 BAC में यह किया गया कि आपका स्लैब रेट को 2.5 लाख से 3 लाख तक के कर दिया गया है अक्रॉस ऑल द असेसी, बी इट सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन। राइट, यह है तीसरा अमेंडमेंट।
चौथा अमेंडमेंट जो 115 बीएसी के अंदर में किया गया है वो है रिबेट। 115 बीएसी में भी रिबेट तब मिलता था जब आपकी इनकम 5 लाख तक की होती थी, लेकिन 115 बीएसी ऑप्ट अब कोई कर रहा है तो रिबेट की लिमिट 7 लाख कर दी गई है। दिस इज द फोर्थ अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट क्या था 115 बीएसी का, पर्सन की डेफिनेशन चेंज की। दूसरा अमेंडमेंट क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया। तीसरा अमेंडमेंट क्या है, स्लैब रेट चेंज की है। चौथा अमेंडमेंट क्या है, चौथा अमेंडमेंट ये किया गया है कि यहां पे रिबेट का लिमिट जो है ये 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। यस, एंड पांचवा अमेंडमेंट यहां पे मार्जिनल रिलीफ भी लेकर के आए हैं रिबेट में मार्जिनल रिलीफ लेकर के आए हैं। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों से कहा कि भैया आपकी जो नवंबर 23 वाली बुक है अब कोई काम की नहीं बची। दो बड़े रीजन इसके ये है, पहले तो अब आपके 115 बीएसी डिफॉल्ट टैक्स स्कीम बन गया है, मतलब अगर प्रॉब्लम कुछ नहीं कहता टैक्स कैलकुलेशन आपको 115 बीएसी के हिसाब से करना होगा, बराबर है। दूसरी बात 115 बीएसी में ही 5 अमेंडमेंट है। यस, आप कितने अमेंडमेंट कहां ट्रैक करते बैठोगे मालिक, इसलिए मैंने आपको कहा चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हो चाहे आप फाइनल के स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, आपको नवंबर 23 का डायरेक्ट टैक्स का बुक तो आपको पुराना वाला छोड़ देना है और नए वाले को ऑप्ट कर लेना है। यस, या पुराने मॉड्यूल छोड़ देना है, नए वाले को आपको ऑप्ट करना है, ये बिल्कुल स्थित बात है। तो ये वो 115 बीएसी के 5 अमेंडमेंट। अब डोमेस्टिक कंपनी जो थी इसके अंदर में 2 थे, एक थे मैन्युफैक्चरिंग वाले, एक थे नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग का लास्ट डेट था 31 मार्च 2023, इसे 1 साल से और एक्सटेंड किया गया है, यहां पे 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। तो यहां पे एक ही अमेंडमेंट है, बाजू कीजिए। अब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में क्या था कि भैया एक ही ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम था। इस साल से एक नया सेक्शन लेकर के आए हैं 115 BAE, एक नया सेक्शन लेकर के आए हैं 115 BAE, वेरिन कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, इनके लिए एक स्लैब चेंज किया गया है। अब यहां पे पता करने वाली 2 इंपॉर्टेंट बात, पार्टनरशिप फर्म्स एंड लोकल अथॉरिटीज के लिए कोई अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम नहीं है। आई रिपीट, पार्टनरशिप फर्म एंड लोकल अथॉरिटी के लिए कोई अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम नहीं है, यानी पार्टनरशिप फर्म एंड लोकल अथॉरिटी का जो टैक्स होगा वो हमेशा ओल्ड के हिसाब से कैलकुलेट होगा, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम नहीं है। तो कुल मिला के अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, जिसको अब मैं हियर एंड आफ्टर रेफर करूंगा डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, हियर एंड आफ्टर मैं इसे क्या रेफर करूंगा, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, याद रखिएगा। तो जब भी मैं आपसे कहूं डिफॉल्ट, आपको समझना है ये वाले सेक्शन, जब भी मैं आपसे कहूं ओल्ड स्कीम, आपको ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर याद रखने हैं। एंड आयरनी की बात यह है कि आपको सर अब दोनों की प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि क्या हो रहा है मॉड्यूल में भी जिस तरीके के क्वेश्चन है, जो नए आईसीएआई मॉड्यूल आए हैं, राइट, इसमें भी जो क्वेश्चन दिए हैं, कुछ जगह पे उन्होंने लिखा है ऑप्ट फॉर 115 बीएसी, ऑप्ट फॉर द डिफॉल्ट स्कीम, कुछ जगह पे लिखा है अज्यूमिंग दैट डू नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएसी। तो आपको तो दोनों के लिए एस प्रिपरेशन करनी है, दोनों का प्रिपरेशन आपका उतना ही तगड़ा होना चाहिए मालिक। यस, डोंट वरी, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। अब अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम फिर आपको कितने पढ़ने पड़ेंगे, कितने सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे? 1 फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, 115 बीएसी। यस, 115 बीएसी। नोट्स पे आइए, नोट्स पे पेज नंबर 6 पे आइए। यस, नीचे टेलीग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर किया हूं, ताकि जब तक आपकी बुक आए आपके पास मटेरियल रहे रीड करने के लिए। तो पहला इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP के लिए 115 बीएसी। डोमेस्टिक कंपनी के लिए 2 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, 115 BAA, 115 BAB। ऐसी जनरल डोमेस्टिक कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे 2 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। अब कोऑपरेटिव के लिए भी इस साल से कितने पढ़ने पड़ेंगे? 2। पहले था 115 BAD, इस साल से ऐड किया 115 BAE। तो असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको एक और सेक्शन ऐड कर दिया गया है, 115 BAE, कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग। यस और नो? तो ये आपके डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, जिसको पहले कहा जाता था ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। मैं कुछ बातें आपको बहुत क्लियर कर दूं, आज भी हर व्यक्ति के पास एक ऑप्शन है, या तो डिफॉल्ट स्कीम इस तरह से क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, वो व्यक्ति ऑप्ट कर सकता है ओल्ड टैक्स रिजिम। ये ऑप्शन हमें कब ऑप्ट करने हैं? रिटर्न भरने से पहले। कब ऑप्ट करने हैं? रिटर्न भरने से पहले। तो आप सभी लोग आर्टिकलशिप में होंगे, आपने सभी लोगों ने इस साल के रिटर्न भी भरे होंगे, तो आपने देखा होगा वहां एक कॉलम आता है, आर यू ऑप्टिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव टैक्स, वहां पे यस या नो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो बस वही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके क्या करना है, अपने कैलकुलेशंस करने हैं। यस और नो? तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम याद रखेंगे फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटीज के लिए, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज के लिए भी यहां पे कोई अल्टरनेटिव स्कीम अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ फॉर मई एंड नवंबर 24। यस,
तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन 115 बीएसी। कितने अमेंडमेंट है सर इसके अंदर में? इसके अंदर में सर 5 अमेंडमेंट है। कितने अमेंडमेंट है सर? 5 अमेंडमेंट है इस सेक्शन के अंदर में। और एग्जाम के लिए मैं पहले ही आपको क्या कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क करा दे रहा हूं। आपका जो अटेम्प्ट आएगा ना, तो मैं अटेम्प्ट से पहले ही क्या करूंगा, एक एबीसी एनालिसिस दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे एबीसी एनालिसिस आएगा, जहां पे मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पर मैं इस फास्ट ट्रैक में भी क्या कर रहा हूं मालिक, आपको बताते जा रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उस कैटेगरी में सबसे पहली चीज है 115 बीएसी। इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। अब आते हैं हम लोग 115 बीएसी। अब यहां पे पर्सन की डेफिनेशन को क्या किया गया है, अमेंड किया गया है। ये पहला ही अमेंडमेंट है। नवंबर 23 तक के ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल था। मई एंड नवंबर 24 के लिए यहां पे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए भी ये सेक्शन एप्लीकेबल किया गया है। यस और नो? ध्यान रखने वाली बात यह है, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इफ द असेसी इज रेसिडेंट और असेसी इज नॉन रेसिडेंट। मतलब अगर इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट भी है तो भी वो इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकता है। आई रिपीट, इफ इंडिविजुअल इज नॉन रेसिडेंट ऑल्सो, तो भी वो इस सेक्शन को क्या कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है। तो असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। वो 115 बीएसी ऑप्ट करता है तो आपको ये स्कीम मिल जाएगा। मैं बार बार ऑप्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी उसके पास क्या है बेटा, ऑप्शन है। और ऑप्शन अगर उसने नहीं सिलेक्ट किया तो डिफॉल्टली जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 115 बीएसी के हिसाब से ही होगा। यस और नो? अच्छा जी, 115 बीएसी लाने से पहले निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा था कि आपको कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन छोड़ने पड़ेंगे तो आपको न्यू स्लैब रेट मिलेंगे। यस, आपको डिडक्शन एंड एग्जम्पशन कुछ छोड़ने पड़ेंगे तो आपको क्या करने पड़ेंगे, न्यू स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अब आइए हम समझते हैं कि क्या क्या चीज छोड़नी पड़ेगी। आई होप क्योंकि आपने इंटर पढ़ा है, ये सारे सेक्शन आपको आसानी से आ जाएंगे। नहीं तो भी मैंने ना आपको टॉपिक वाइज, दैट इज हेड वाइज बताया है क्या क्या छोड़ना है, तो आपको यहां से भी क्लासिफिकेशन आ जाएगा। इवन इफ आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज ध्यान से सुनिए। और जहां जहां पे भी ये सेक्शन का रिफ्लेक्ट आएगा, मैंने नोट्स के अंदर में, चार्ट्स के अंदर में हर उस जगह पे अमेंड कर रखा है और बाकायदा लिख के रखा है कि आप 115 बीएसी ले रहे हो तो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहां पे भी आपको टेंशन नहीं, आपका इंटरलिंकिंग पूरा होगा। चलिए, कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन आपको छोड़ने हैं। अगर आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी है, चाहे आप रेसिडेंट हो चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो, दोनों भी ये सेक्शन को क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। क्या क्या चीजें छोड़नी है, क्योंकि जब तक कुछ छोड़ोगे नहीं तब तक के कुछ मिलेगा नहीं। क्या क्या छोड़नी है? सबसे पहले आते हैं सैलरी। अब देखिए, क्योंकि आप फाइनल में है, मैं आपको एक और बात याद दिला देता हूं, सैलरी और एचपी चैप्टर आपको है नहीं, तो लॉजिकली फाइनल में आपने इस लिस्ट में पीजीबीपी, आईओएफ, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन वाले क्राइटेरिया को ही याद रखो। यस, क्योंकि सैलरी और एचपी आपको दिया नहीं गया है एज फार एज सीए फाइनल इज कंसर्न। यस और नो? बट फिर भी आप ये पूरी लिस्ट को याद रखें, राइट? बट एसेंशियली आपको पीजीबीपी, आईएफओएस, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन वाली कैटेगरी को रखना चाहिए याद। बराबर है? साथ साथ में कुछ चीजें अलाउ की गई है। तो मैंने 2 पार्ट में आपको बहुत प्यारा क्लासिफिकेशन करके दिया है, कौन सी चीज का डिडक्शन नहीं ले सकते और कौन सी चीज का डिडक्शन ले सकते हो। सबसे पहले आते हैं सैलरी में कुछ चीजें आपको छोड़नी होगी। मतलब ये फॉलोइंग थिंग्स अब क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ये फॉलोइंग थिंग्स क्या हो जाएगी मालिक, टैक्सेबल हो जाएगी अगर आप सैलरी कंप्यूट कर रहे हैं एंड टैक्स पे कर रहे हैं 115 बीएसी के हिसाब से। अच्छा जी सर, क्या क्या छोड़ना है? सबसे पहले लीव ट्रैवल कंसेशन। कुछ याद दिलाता हूं, धुंधला सा याद आ जाएगा। आप जब इंटर में थे, टैक्सेशन के अंदर में आता था लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर एयर से ट्रैवल कर रहे हो तो इकोनॉमी क्लास तक का एग्जाम, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो फर्स्ट क्लास एसी तक का एग्जाम। तो जो लीव ट्रैवल कंसेशन वाला पॉइंट है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, जो 10(5) के अंदर में कवर हो रहा है। दूसरा, हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम प्यार से कहते हैं एचआरए। एचआरए का एग्जाम्पशन मिलता था, याद होगा तो, लोअर ऑफ 3 थिंग। कौन सा था, याद करके देखो। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 50 और 40% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, वो एग्जाम्पशन मिलता था एचआरए से। आपको ये एग्जाम्पशन छोड़ना होगा, जिसका मतलब ही यही है, अगर आप 115 बीएसी में है तो एचआरए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। थर्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। यहां नवंबर 23 तक के लिखा हुआ होता था कि आपको कोई भी डिडक्शन सेक्शन 16 का नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 सैलरी में 3 डिडक्शन देता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। यस और नो? स्टैंडर्ड डिडक्शन वाज 50,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस वाज अलाउड ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्रोफेशनल टैक्स इफ पेड 100% वाज अलाउड एज डिडक्शन। याद आ रहा है मालिक आपको? यस। तो अब क्या किया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन चाहे आप
आप ओल्ड स्कीम के अंदर में हो या न्यू स्कीम के अंदर में हो, अब आपको इस साल से अलाउ किया गया है, ये अमेंडमेंट है। तो आपको सिर्फ क्या क्लेम करना अलाउड नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंस अलाउड नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स अलाउड नहीं है। आपने ये पे किया भी होगा तो इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो इधर आप ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोगों ने कैन बी टेकन के मामले में डाला है, लेकिन कांट बी टेकन में हमने सिर्फ दो रखे हैं, प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो ये है आपका दूसरा अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट आपका यहां था, ये आपका दूसरा अमेंडमेंट कि अब एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स मिलने वाला नहीं है। तो कम ऑन, सैलरी से क्या क्या नहीं मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलने वाला, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिर था फ्री फूड एंड बेवरेजेस वाला। आपको याद होगा 50 रुपीज पर मील के हिसाब से फ्री फूड फैसिलिटी अवेलेबल थी पर मील, वो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा मालिक, टैक्सेबल हो जाएगा। एंड सम अलाउंस विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। अब ये 10-14 की लिस्ट बहुत बड़ी थी, पर इसमें से दो याद दिलाता हूं, आपको याद आ जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का वो 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू 2 चाइल्ड था, और हॉस्टल अलाउंस का भी 300 पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू 2 चाइल्ड था। तो ये भी अब आपको नहीं मिलने वाला, मतलब वो 100 रुपए और 300 रुपए वाली चिल्लर को आपको छोड़ देना है, वो आपके लिए कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगा। यस और नो, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। इफ अ पर्सन ऑप्ट फॉर 115 बीएसी, इफ द पर्सन ऑप्ट फॉर 115 बीएसी, सैलरी में से मेजरली 5 चीजें छोड़नी है, लीव ट्रैवल कंसेशन, एचआरए, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, फ्री फूड बेवरेजेस फैसिलिटीज एंड द अलाउंसेस विच आर मेंशन्ड इन 10-14। ये दो चीजें आपको छोड़ देनी, ये 5 चीजें आपको छोड़ देनी है। फिर आता है हाउस प्रॉपर्टी की बारी। हाउस प्रॉपर्टी से हेड से भी आपको कुछ चीजें क्या करनी है, छोड़ देनी है। आपको अगर याद होगा तो हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन क्या था, चलो मैं एक बार ब्रीफली याद दिलाता हूं। सबसे पहले हम लोग जीएवी कैलकुलेट करते थे, जीएवी से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते थे, एनएवी आता था, एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते थे 30% का, एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करते थे। याद आ रहा है आपको? चलिए कुछ और बातों को एक्सटेंड करता हूं। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लेते थे तो सारा कैलकुलेशन निल आता था, क्योंकि दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, राइट, जिसका जीएवी आप क्या कर सकते थे, निल पकड़ सकते थे। लेकिन उन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था। तो अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती थी तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था 2 लाख तक के, अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते थे तो, नहीं तो मैक्सिमम डिडक्शन आपका 30,000 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता था। क्या आपको याद आ रहा है? जल्दी से बताओ मालिक, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, जल्दी से बताओ, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? राइट। सो अगर एसएससी की प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, तो उसका जो इंटरेस्ट का डिडक्शन था वो था 2 लाख तक के या 30,000 रुपीज तक के, बराबर। और लेट आउट प्रॉपर्टी जो होती थी या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी जो होती थी, इसके अंदर में आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट था वो अनलिमिटेड अलाउड था। अब सुनिए रिस्ट्रिक्शन किस पे लाया है। रिस्ट्रिक्शन लाया है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विथ रिस्पेक्ट टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर कोई एसएससी एचपी कैलकुलेट कर रहा है, प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जहां उसको 2 लाख या 30,000 का आईओबीसी मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2 लाख या 30,000 वो उसको छोड़ना पड़ेगा। बट वेन इट कम टू लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आपको बिल्कुल मिलेगा, चाहे आप ओल्ड स्कीम में हो चाहे आप न्यू स्कीम में हो, डजंट मैटर। लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आपको पूरा मिलेगा, चाहे आप ओल्ड स्कीम में हो चाहे आप न्यू स्कीम में हो, डजंट मैटर। पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कौन सा बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। मतलब ही आप 2 लाख या 30,000 तक का जो आपका बेनिफिट था वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। पर लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आप बिल्कुल क्लेम कर लो, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। यस और नो? अच्छा, दूसरा इसी से एक और कनेक्टेड पॉइंट है। अब आप सोच के देखिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो होता था 2 लाख तक के आप क्लेम करते थे, जीएवी निल होके 2 लाख का इंटरेस्ट क्लेम होता था, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में हमेशा आपको लॉस दिखता था अगर वहां पे इंटरेस्ट का क्लेम हुआ है तो। अग्रीड और नॉट? यस, बात समझ के देखना। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जीएवी आप निल पकड़ते थे, 2 घरों का जीएवी निल पकड़ते थे, और दोनों घर का मिला के मैक्सिमम इंटरेस्ट होता था 2 लाख या 30,000 रुपीज। अब वो 2 लाख या 30,000 आप क्लेम कर लेते थे तो आपको एचपी लॉस मिल जाता था, बराबर है। और ये एचपी लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता था, ये एचपी लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता था। याद कर सेट ऑफ वाला टॉपिक, ठीक है? यहां तक के समझ में आया? अब सोच, जब डिडक्शन ही नहीं मिल रहा, कोई पेंडिंग लॉस भी तो हो सकता है एसएससी का जो सेट ऑफ नहीं हुआ है, तो लॉजिकली सोच के बता, क्या वो कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा क्या जब डिडक्शन ही नहीं मिल रहा? आंसर इज नो। तो जब आपको लॉस ही सेट ऑफ करने, जब आपको क्लेम ही नहीं करने मिल रहा डिडक्शन,
तो इस साल से तो आपका जीरो आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है ना पिछले साल का कोई लॉस पड़ा हो जो सेट ऑफ नहीं हुआ हो, आप वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस है। अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस है तो आईओबीसी का क्लेम नहीं मिलेगा, साथ साथ में इसका कोई लॉस पेंडिंग में होगा, वो लॉस सेट ऑफ करने भी नहीं मिलेगा। बट ये रूल लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आप लॉस भी क्लेम कर पाएंगे और उसको जैसे सेट ऑफ के रूल है वैसे क्लेम भी कर पाएंगे। क्लियर है मालिक? सो वही चीज लिखी है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर रेंटेड हाउस नॉट टू बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अंडर एनी अदर हेड एंड वुड बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज पर द एक्सटेंट लॉ। बराबर है? तो आप अगर ओल्ड स्कीम ले रहे हैं तो आप पूरा सेट ऑफ कर दिए, फिर ही न्यू स्कीम में आइए, दैट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू। यस, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं इसी डेट में इस सेक्शन में आना है। तो आपका अगर कोई लॉस है तो जेन्युइन ओपिनियन यही है कि आप पहले पूरे लॉस सेट ऑफ कर दो, सब क्लेम कर दो, और उसके बाद 115 बीएसी में आप लेकर के आइए उसको। क्लियर है मालिक? तो चलिए, सैलरी से 5 चीज नहीं मिलेगी, रिपीट करते जाइए मेरे साथ सब लोग। आप जहां बैठे होंगे सर, आप ऑफिस में बैठे हो, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, घर पे बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, जहां ये मेरा लेक्चर देख रहे हो वहां से रिपीट कीजिए। सैलरी में 5 चीज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन, HRA 1014 वाले अलाउंसेस, देन आपका फ्री फ्रूट बेवरेजेस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलेगा। अमेंडमेंट क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन इस साल से मिलना चालू हो गया है। HP से क्या नहीं मिलेगा? अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था तो IOBC का डिडक्शन मिलता था 2 लाख या 30,000 का, वो डिडक्शन अब नहीं मिलेगा। लेट आउट, डीम लेट आउट के लिए मिल जाएगा। यस और नो? अब ये लॉस अगर कोई पेंडिंग होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से रिस्पेक्टेड तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा 115 बीएसी में। हाँ, लेकिन लॉ के एक्सटेंट में अगर आप ओल्ड स्कीम फॉलो कर रहे हैं तो आप सेट ऑफ करिए, फिर यहां आइए। पीजीबीपी सर, पीजीबीपी में से कुछ डिडक्शन नहीं मिलेंगे। पहला है एडिशनल डेप्रीसिएशन। बात समझिएगा सर, एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा पर डेप्रीसिएशन मिल जाएगा। इधर देखिए, एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। याद होगा तो 5th प्रोविजो कहता था डेप्रीसिएशन इज मैंडेटरी, तो डेप्रीसिएशन तो आपको क्लेम करना ही करना है। एडिशनल डेप्रीसिएशन आपको मिलने वाला नहीं है, एडिशनल डेप्रीसिएशन आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप ओल्ड स्कीम में हो चाहे आप न्यू स्कीम के अंदर में हो टैक्सेशन की, डजंट मैटर, डेप्रीसिएशन तो मिलता ही है, एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलता। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर 32AD, 33AB, 33ABA। अबे 32AD अब एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका टेंशन मत लो। 33AB, 33ABA ये टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, साइट रिस्टोरेशन फंड अकाउंट है। यस, इनके डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट या साइट रिस्टोरेशन फंड अकाउंट वाले जो डिडक्शन है वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। जनरली एग्जाम में ये पूछते भी नहीं, तो ये लिस्ट को आप थोड़ा सा ईज कर सकते हो। थर्ड, वेरियस डिडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डोनेशंस, विथ रिस्पेक्ट टू डोनेशंस। आपको थोड़ा बहुत याद दिलाता हूं, सेक्शन 35 हुआ करता था। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च की बात करता था। 2 बातें होती थी इसमें 2 बातें होती थी। एक होता था इन हाउस एक्सपेंडिचर, एक होता था डोनेशन टू अदर। याद आ रहा है मालिक आपको? तो सेक्शन 35 में 2 चीज होती थी, एक होता था इन हाउस एक्सपेंडिचर, एक होता था डोनेशन टू अदर। इन हाउस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आज भी आपको मिलेगा, इन हाउस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आज भी आपको मिलेगा, आप ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्स में हो या न्यू स्कीम ऑफ टैक्स में हो। पर डोनेशन टू अदर का बेनिफिट तभी मिलेगा व्हेन यू डू नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएसी। मैं जब पीजीबीपी पढ़ाता रहूंगा वहां पे भी ये सिखाऊंगा। तो जो डोनेशन टू अदर वाले थे, नेशनल लेबोरेटरी, IIT 100%, अप्रूव्ड एसोसिएशन 100%, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च 100%, यस और नो, कंपनी हैविंग मेन ऑब्जेक्ट एज रिसर्च 100%, वो वाले डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। इन हाउस है, बिल्कुल अलाउड है। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 2, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, ये क्या है बेटा? अलाउड है। इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर अलाउड है। डोनेशन टू अदर वाले आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। यस और नो? तो यहां पे जितने भी आपको ये सेक्शन दिख रहे हैं ये सब डोनेशन टू अदर वाले हैं। यहां पे वर्ड देख लीजिए, बहुत क्लियर है, डोनेशन। यस, इन हाउस वाले आप क्लेम कर पाएंगे, डोनेशन टू अदर वाले क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। 35AD क्या था? स्पेसिफाइड बिजनेस। 35AD क्या था बेटा? स्पेसिफाइड बिजनेस, वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। 35CCC, यस 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में डोनेशन 100% का डिडक्शन मिलता था, वो भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो पीजीबीपी की जो लिस्ट है ये थोड़ी सी काम की है। पहला, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले पाओगे। डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च टू अदर्स वाला आप क्लेम नहीं कर पाओगे। 33AB ABA वाला टी डेवलपमेंट साइट रिस्टोरेशन फंड नहीं क्लेम कर पाओगे। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के जो डोनेशन है इसका आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे, ये छोड़ना पड़ेगा। यस,
अच्छा जी, तो आपको क्या याद रखना है, पीजीवीपी कंप्यूट करते वक्त अगर ऐसा कोई डिडक्शन है, साथ साथ में प्रॉब्लम में ये भी देखना ओल्ड स्कीम पूछा है या न्यू। ओल्ड पूछा है तो उसका डिडक्शन अलाउ होगा, न्यू पूछा है तो नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करना होगा इफ दे आर डेबिटेड टू पीएनएल। ये एडजस्टमेंट्स याद रखनी होंगी। यस, इसीलिए मैं कह रहा हूं बड़े चेंजेस है, पुरानी बुक से काम नहीं होता। ध्यान से सुनना, बढ़ते हैं आगे। आईएफओएस की अगर मैं बात करूं, आईएफओएस में भी आपको कुछ छोड़ने होंगे। आपने गौर किया, मैंने सैलरी बताया, एचपी बताया, पीजीबी बताया, इधर कैपिटल गेन नहीं है। यस, यही कैच है, कैपिटल गेन से आपको कुछ नहीं छोड़ना, कैपिटल गेन से आपको कुछ नहीं छोड़ना, इसलिए सीधे आईएफओएस में आए हैं। अब आईएफओएस के अंदर में फैमिली पेंशन नाम की एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, आपको याद होगा तो, राइट। आदमी को जीते जी मिले पेंशन, मरने के बाद उसके घर वालों को मिले, दैट्स कॉल्ड एज फैमिली पेंशन। अगर कोई व्यक्ति फैमिली पेंशन रिसीव करता था तो इसको डिडक्शन मिलता था 15,000 और 1/3 ऑफ सच पेंशन। क्या बेटा, 15,000 और 1/3 ऑफ सच पेंशन विच एवर इज लोअर का। कहां मिलता था, सेक्शन 57 में मिलता था। अब ये फैमिली पेंशन वाला पार्ट आपको छोड़ना पड़ेगा। यस, ये जो फैमिली पेंशन का आपको डिडक्शन मिलता था 15,000 रुपए तक का या 1/3 विच एवर इज लोअर का, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। तो डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू फैमिली पेंशन ये आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसका ही मतलब ये है, इफ अ पर्सन ऑप्ट फॉर 115 BAC एंड रिसीव फैमिली पेंशन, तो वो फैमिली पेंशन कंप्लीटली टैक्सेबल है विदाउट एनी डिडक्शन। बात समझ लेना, मैं दोनों एक्सप्लेनेशन के एक्यूरेट मीनिंग आपको समझा रहा हूं। चलो बेटा बढ़ते हैं आगे। यस, सैलरी में से 5 चीजें छोड़नी है, एचपी में से 1 चीज छोड़नी है, पीजीबीपी में से लगभग 4 चीजें छोड़नी है, आईएफओएस में से 1 चीज छोड़नी है। अब आते हैं कहां बेटा, डिडक्शन के अंदर में। सर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A की अगर मैं बात करूं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कहां से मिलता था, ग्रॉस टोटल इनकम से मिलता था। कहां से मिलता था मालिक, ग्रॉस टोटल इनकम से मिलता था। तो ग्रॉस टोटल इनकम से जो ये डिडक्शन मिला करता था, ग्रॉस टोटल इनकम से जो मिला करता था, इसमें से मैक्सिमम डिडक्शन गायब कर दिए गए हैं। कुछ ही डिडक्शन है जो आपको अलाउड है, कुछ ही डिडक्शन है जो आपको क्या है बेटा, अलाउड है। बाकी मैक्सिमम डिडक्शन यहां से क्या कर दिए गए हैं, गायब। यस, कौन कौन से डिडक्शन अलाउड है, देखिए मैंने बाजू में लिखा है कौन कौन से डिडक्शन अलाउड है। 80 CCD एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं 80 CCD सबसेक्शन 2, 80 CCD सबसेक्शन 2 वाला डिडक्शन आपको अलाउ किया गया है। 80 JJAA न्यू एम्प्लॉयमेंट का 30% डिडक्शन, आपने अगर पहले पढ़ा है तो याद आएगा, नहीं पढ़ा होगा पहली बार मैं 24 नवंबर 24 में दे रहे हो, डोंट वरी, सेक्शन याद कर लो, आगे जाके फिर रिकॉल करवाऊंगा। तो 80 CCD 2 वाला मिल जाएगा आपको, 80 JJAA न्यू एम्प्लॉयमेंट वाला मिल जाएगा। इस साल से एक नया सेक्शन आया है 80 CCH, यस, अग्निवीर अग्निपथ स्कीम बोला जाता है इसको। तो 80 CCH वाला जो चीज है ये आपको मिल जाएगा। ये इस दर भी आपको क्या मिला है, अमेंडमेंट मिला है। तो मैक्सिमम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आपको छोड़ने हैं। तो 80C, 80D, 80DD, वो जो वाले सेक्शन है वो सारे के सारे आपको छोड़ देने हैं। 3 ही चीज मिल रही है, 80 CCD2, 80 CCH2 और आपको तीसरी चीज मिलेगी 80 JJAA। ये 3 मिलेगा, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सुनो, तो चैप्टर 6A भी आपको क्या करना है, भूल जाना है लाइफ के अंदर में। फिर आते हैं एग्जम्पशन चैप्टर के ऊपर। एग्जम्पशन चैप्टर में भी आपको कुछ छोड़ना है, एग्जम्पशन चैप्टर में भी आपको कुछ छोड़ना है। सबसे पहली चीज जो आपको छोड़नी है, MP MLA अलाउंस। ध्यान से सुनिएगा सर, MP और MLA को क्या मिलता था सर, डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। इस अलाउंस को क्या कहा जाता था बेटा, डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। अब ये टैक्सेबल हो जाएगा अगर 115 BAC आप क्या कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं तो। यस, दूसरा अलाउंस फॉर माइनर इनकम। आप जानते हैं जब भी माइनर की इनकम क्लब होती थी, सेक्शन 1032 1500 रुपीज का एग्जम्पशन देता था, सेक्शन 1032 1500 रुपीज का एग्जम्पशन देता था। अब अगर माइनर की इनकम क्लब होगी भी तो वो 1500 रुपए का चिल्लर आपको छोड़ना पड़ेगा। वो 1500 रुपए का चिल्लर आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मतलब माइनर की इनकम कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगी विदाउट एनी एग्जम्पशन। यस, ये काम की चीज है। नेक्स्ट है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA। याद होगा तो ऑल दोज organizations, all those assessees which are operating in SEZ and are export oriented unit। अगर आप कोई भी assessee हैं, SEZ में ऑपरेट कर रहे हैं एंड यू आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तो आपको क्या मिलता था, एग्जम्पशन मिलता था 100 या 50% ऑफ दी सम कैलकुलेटेड। यस, ये 10AA का एग्जम्पशन भी आपको क्या करना है, छोड़ देना है। ये 10AA का एग्जम्पशन भी आपको क्या करना है, छोड़ देना है। यस और नो। चलो मेरे दोस्तों, फिर एक बार पूरा थर्ड टाइम रिवीजन करने जा रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। पहला अमेंडमेंट आया है, अब यहां असेसी का डेफिनेशन में क्या क्या आ गया है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, ये पहला अमेंडमेंट आया है। यस, अच्छा जी सर। दूसरा
कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या पाना है? हायर स्लैब रेट, हायर रिबेट पाना है तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। कैसे छोड़ेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे, बता रहा हूं पूरा डिटेल में। सैलरी से 5 चीज छोड़ना, लीव ट्रैवल कंसेशन, HRA, फ्री फूड, इसके बाद में एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स और वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। HP के अंदर में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अब आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2,30,000 क्लेम नहीं कर पाएंगे, ना ही इसका कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। PGBP के अंदर में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लोगे, 33 ABA नहीं लोगे, 35 AD नहीं लोगे, 35 CCC नहीं लोगे, एंड सेक्शन 35 डोनेशन टू अदर वो नहीं लोगे। फिर IFOS के अंदर में फैमिली पेंशन आप क्लेम नहीं कर पाओगे जो 33 1/3% था, एंड 15,000 विच एवर इज लोअर वाला वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। चैप्टर 6A में 3 डिडक्शन छोड़ के आप बचे हुए डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। कौन से क्लेम कर पाओगे? CCD, JJAA एंड CCH ये क्लेम कर पाओगे, बाकी कुछ क्लेम नहीं कर पाओगे। एग्जम्पशन की अगर मैं बात करूं, MPMLA के जो डेली अलाउंस का एग्जम्पशन मिलता था वो क्लेम नहीं कर पाओगे। माइनर का 1500 रुपए का एग्जम्पशन मिलता था पर चाइल्ड का, वो क्लेम नहीं कर पाओगे। 10AA क्लेम नहीं कर पाओगे। यस, इतनी चीजें आपको क्या करनी है? छोड़ देनी है। एज अगेंस्ट दिस क्या क्या मिलेगा? PGBP में से बाकी सारे डिडक्शन जितने एनलिस्टेड है वो मिलेंगे, डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, इन हाउस रिसर्च का भी डिडक्शन मिल जाएगा आपको। यस, चैप्टर 6A में से ये 3 चीजें मिलेंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको सैलरी से मिल जाएगा। सैलरी में आपको कुछ अलाउंसेस एग्जम्प्ट थे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ अ दिव्यांग एम्प्लॉय, हैंडीकैप एम्प्लॉय का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था वो एग्जाम था, कंटिन्यू किया गया है। कन्वेयंस अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस जो था वो भी, जो टूर पर्पस के लिए होता था, ऑफिशियल पर्पस के लिए होता था, वो भी एग्जाम है आपको। जो डेली अलाउंस मिलता है अदर देन टू MPMLA, जो डेली अलाउंस मिलता था ये भी एग्जाम होता था ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो ये भी एग्जाम्शन आपको क्या किया गया है? कंटिन्यू रखा गया है। ये भी एग्जाम्शन आपको क्या किया गया है? कंटिन्यू रखा गया है। मैं स्पेसिफिकली CA फाइनल, CMA फाइनल वालों से कहना चाहूंगा, सैलरी और HP के पॉइंट आप याद रखो ना रखो क्योंकि आपको ये नहीं है, स्पेसिफिकली PGBP IFOS डिडक्शन एंड एग्जम्पशन वाले पॉइंट इस सेक्शन के आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। इस सेक्शन के आपको क्या करने हैं मालिक? याद रखने हैं। यस और नो? अच्छा जी सर, अब मुझे एक बात बताइए, सोच समझ के कॉमन सेंस लगाना, लो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अगर ये डिडक्शन ही अलाउ नहीं है जो ऊपर हमने एनलिस्ट किए, ये डिडक्शन ही अगर अलाउ नहीं है तो इससे रिलेटेड लॉस आप सेट ऑफ कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। ना ही इससे रिलेटेड लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। एवरीबॉडी यस और नो? अगर डिडक्शन ही अलाउड नहीं है तो मान करके चलिए सेक्शन 35 AD का डिडक्शन आपने क्लेम किया जिसके चक्कर में आपका PGBP लॉस आ रहा है, एंड इफ यू ऑप्ट फॉर 115 BAC देन सच लॉस cannot be carried forward. Why? Because 35 AD अलाउड नहीं था तो इसका लॉस भी सेट ऑफ करने आपको मिलने वाला नहीं है। तो एक और प्रोविजन इंसर्ट करी, इफ देयर इज अ लॉस owing to the deductions which are in restriction list, this loss can't be set off nor can be carried forward. तो अगर मान लीजिए एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण आपको कोई लॉस दिख रहा है, ये लॉस भी आप ना सेट ऑफ कर पाएंगे ना कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। सो इसीलिए आपको नेक्स्ट कंडीशन डाला है, विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन इफ द सेम इज एट्रीब्यूटेबल टू द एनी ऑफ द डिडक्शन रिफर्ड इन पॉइंट नंबर A। तो अगर ये कोई भी रिलेटेड है किससे बेटा? पॉइंट नंबर A से, तो आप ना उसे सेट ऑफ कर पाएंगे ना आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लिस्ट है इसके कारण अगर कोई लॉस आ रहा है तो ये लॉस ना आप सेट ऑफ कर पाएंगे ना आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। इज दैट डन? यस। अच्छा जी सर, कब एक्सरसाइज करना है आपको ये ऑप्शन? व्हेन यू विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। देखिए, अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है तो हर साल आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं रिटर्न भरने से पहले। अगर आपका बिजनेस ऑप्शन, अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आप हर साल सिलेक्ट कर सकते हैं 115 BAC, दैट इज डिफॉल्ट स्कीम में रहना है या ओल्ड स्कीम में जाना है। तो इफ यू हैव नो बिजनेस इनकम अलोंग विद द ROI टू बी फर्निश्ड, आप सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है, अगर आपकी बिजनेस इनकम है, वंस सिलेक्टेड ऑलवेज सिलेक्टेड वाला रूल है। आप सिर्फ लाइफ में एक बार विड्रॉ कर सकते हैं। इसको आसान भाषा में समझिए। सपोज मैंने 23-24 के अंदर में 115 BAC को रखा है, बराबर है, फिर मैं 115 BAC से चले जाता था और बाद में मैं 115 BAC में आता था, तो उसके बाद मैं 115 BAC से वापस नहीं जा पाता था। बट अब तो आप जानते हैं 115 BAC ही क्या हो चुका है? डिफॉल्ट स्कीम। 115 BAC ही क्या हो चुका है? डिफॉल्ट स्कीम। तो अब ये रूल होते हुए भी, बैरैक्ट में होते हुए भी कोई काम का नहीं है, तो रिटर्न भरने से पहले अब आप क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो।
यस, आते हैं काम की चीज के ऊपर। स्लैब रेट तीसरा अमेंडमेंट 115 बीएसी का, स्लैब रेट तीसरा अमेंडमेंट 115 बीएसी का। मैंने जानबूझ के आपको ये दो दे रखे हैं ताकि आपको कुछ याद आ जाए। अगर आप नवंबर 23 से मई 24 वाले स्टूडेंट हैं, आपको याद है हर 2.5 लाख की इंक्रीज पे टैक्स रेट 5% से इंक्रीज होता था, याद आ रहा है? तो आपका स्लैब रेट हुआ करता था 2,50,000, फिर 2,50,000 से 5 लाख, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इन्होंने इसको हटा करके 115 बीएसी 1A इंसर्ट किया है फाइनेंस एक्ट 23 से। 115 बीएसी 1A किया गया है फाइनेंस एक्ट 2023 से। एंड सर मजे की बात यह है आपका पूरा नया मॉड्यूल इस टैक्स रेट पे ही आया है। तो जो टैक्स रेट आपको याद रखना है फॉर मई 24 नवंबर 24, आपको ये वाले याद रखना है। हियर इन आफ्टर आपको जानते हैं सीएमए फाइनल वालों, मैंने तुम्हें बोल चुका है जून और दिसंबर वालों को भी मैं अब मैं ही बोलूंगा, तो अंडरस्टैंड, नहीं तो वो 10 बार रिपीटेशन ऑफ वर्ड होगा जो मेरे को नहीं करना, आपका टाइम वेस्ट होता है इसमें। यस, तो अब आइए नया स्लैब रेट क्या है, थर्ड अमेंडमेंट नया स्लैब रेट क्या है। देखिए व्हाट दे हैव डन फैंटास्टिक। 2024 में इलेक्शन था, उसी के पहले आम पब्लिक को बहुत बड़ा तोहफा दिया। बेसिक स्लैब रेट 3 लाख कर दिया। कुछ बातें जो आपको बहुत फोकस करनी है, ये जो स्लैब है चाहे आप नॉन सीनियर हो या आप सीनियर हो या आप सुपर सीनियर हो, यहां पे सेम है। अनलाइक ओल्ड स्कीम जहां पे एज के हिसाब से स्लैब बदलता था, 115 बीएसई में ये है ही नहीं। 115 बीएसई में महिला पुरुष अन्य कोई कैटेगरी नहीं है, एज वाइज कोई कैटेगरी नहीं है, सबका मालिक एक, सबके लिए एक रेट दिया गया है, सबके लिए एक रेट दिया गया है। अब यहां पे 2.5 लाख नहीं 3 लाख है। तो कई न्यूज चैनल जो फाइनेंस एक्ट आते ही बोल रहे थे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख हो गया, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख हो गया, उसका इंटरप्रिटेशन ये है अगर आप 115 बीएसई में आते तो 3 लाख हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, सो 115 बीएसई में अप टू 3 लाख देयर इज नो टैक्स। अब यहां पे बस सिंपल है, विथ एवरी इंक्रीज इन 3 लाख द टैक्स रेट विल इंक्रीज बाय 5%, द टैक्स रेट विल इंक्रीज बाय 5%। तो चलिए देखिएगा, अप टू 3 लाख देयर विल बी नील, 3 लाख टू 6 लाख 5%। अब शॉर्टकट भी देखो मैंने बाजू निकाला है जो आप भी अपने आसान से कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। 6 लाख निकालिए, कैलकुलेटर पे लीजिए 6 लाख, 6 लाख में से पहले 3 लाख तक के तो एग्जम्प्ट है, बचे हुए पे कितना बेटा 5%। तो आपका शॉर्टकट आके खड़ा हो गया कितने पे बेटा 15,000 पे। आपका शॉर्टकट आके खड़ा हो गया कितने पे बेटा 15,000 पे। यस और नो? राइट। फिर 6 लाख टू 9 लाख 5% की जगह कितना हो जाएगा 10%, एडिशनल 3 लाख पे 10% मतलब कितना बेटा 30,000। यस, तो विथ एवरी इंक्रीज ऑफ 3 लाख द टैक्स रेट विल इंक्रीज बाय 5%। नेक्स्ट ब्रैकेट 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%। बट लास्ट वाले पे फोकस कीजिए, जहां आप 15 लाख के ऊपर गए डायरेक्ट 30% है, 25% नहीं है। यहां मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, 25 नहीं है, 20 के बाद डायरेक्ट 30 है। यस, 20 के बाद डायरेक्ट 30 है। तो बस यही मत दिमाग में रखना विद एन इंक्रीज ऑफ 3 लाख 5% से इंक्रीज कर देंगे तो 20 की जगह 21 है, 20 के बाद डायरेक्ट 30 है, ये याद रखना। यस, 20 के बाद डायरेक्ट 30 है, ये याद रखना। यस और नो? यस, तो चलिए बताइए, अप टू 3 लाख मालिक बच्चों जल्दी बोलो, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख बोलो जल्दी से, 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20% and above 15 lakh directly 30%. बेस्ट बात, स्पेशल इनकम विल बी टैक्स्ड एट स्पेशल रेट ओनली। ये स्लैब रेट है, ये स्लैब रेट है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल कंटिन्यू टू बी टैक्स्ड एट स्पेशल रेट। कैजुअल इनकम विल कंटिन्यू टू बी टैक्स्ड एट स्पेशल रेट, दे विल कंटिन्यू टू बी टैक्स्ड एट स्पेशल रेट। तो याद रखिएगा, स्पेशल इनकम विल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। तो इसी के लिए आप देखिए हमने नीचे पेज नंबर 1.8 पे लिखा है जो इनकम स्पेशल रेट वाली है उन पे स्पेशल रेट ही कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ पे वापस से वही टेबल है, यहाँ कोई रेट में फर्क नहीं है, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे जाएगी तो ये यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, इसीलिए कॉमन टेबल बनाया हुआ है। यस मालिक? अच्छा जी सर, तो 3 अमेंडमेंट अब तक हमने देखा। पर्सन के डेफिनेशन में चेंज हुआ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना चालू हो गया है, तीसरा अमेंडमेंट था स्लैब रेट चेंज हो चुका है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट टैक्स विल बी कैलकुलेटेड एज पर न्यू रेट। यस और नो? डोंट वरी, मैं भी प्रॉब्लम भी लूंगा, ध्यान से सुनना।
हाँ जी, रिबेट आया है सर, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इफ यू ऑप्ट फॉर फोर्थ अमेंडमेंट अंडर 115 बीएसी, मतलब आप देख लीजिए 115 बीएसी को करीब 40 मिनट से मैं एक्सप्लेन करे जा रहा हूं, 40 मिनट्स। मैंने आपसे वादा किया है साहब, पूरे भारत से वादा किया है कि सर पढ़ाएंगे, पूरे ईमानदारी से पढ़ाएंगे, कंटेंट में कहीं कमी नहीं रखेंगे अपन। यस और नो, एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, 2 लग जाए, फर्क नहीं पड़ने वाला, पर साहब मजा आना चाहिए। ध्यान से सुनना, अब रिबेट लाया गया है। कई बच्चे को मिसकंसेप्शन ये थे कि बॉस रिबेट इज 7 लाख, गलत। ओल्ड स्कीम के अंदर रिबेट 5 पे ही है और न्यू स्कीम के अंदर रिबेट 7 लाख पे है। तो आपको माइंड में ये भी रखना पड़ेगा ओल्ड है या न्यू है, और उस हिसाब से रिबेट के कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। हालांकि रिबेट की कंडीशन बिल्कुल सेम है। रिबेट की कंडीशन क्या थी? असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख। समझ में आ गई बात? तो बाकी सब सेम है। असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल एक्सक्लूडिंग द एग्रीकल्चर एंड एग्जम्प्ट इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख। तो रिबेट कितना मिलेगा? 25,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर। हालांकि 112 में से रिबेट मिलता नहीं, ये तो हमें पता ही है। यस, तो रिबेट का जो अमाउंट है सीधे सीधे डबल कर दिया गया है। 25,000 तक आपको क्या नहीं करना है? टैक्स भरना ही नहीं है। तो एक आम आदमी 115 बीएससी लेकर के, जो टेक्निकली इन डिडक्शंस को क्लेम ही नहीं करता, राइट, उसको देखिए, एक आम आदमी का 115 बीएससी में लेने का 2 ही बड़े नुकसान है। एक, सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था और एचपी का लॉस मिलता था, वो सेट ऑफ नहीं करने दे रहे, और चैप्टर 6A के डिडक्शन जो 80C की प्लानिंग वो करता था, अब वो नहीं देने मिल रहा। बट अदरवाइज देखा जाए तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया गया है। 7 लाख रुपए तक की एनुअल इनकम पे उस पर टैक्स ही नहीं है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एक आम आदमी के लिए। यस, बहुत बड़ा बेनिफिट है एक आम आदमी के लिए। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, 25,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर लाया गया है। यस, चलिए यहां तक की एक प्रॉब्लम देखते हैं। रजिस्टर में आइए। रजिस्टर में आइए, गिव द हेडिंग टैक्स कैलकुलेशन अंडर न्यू स्कीम। गिव द हेडिंग टैक्स कैलकुलेशन अंडर न्यू स्कीम। असेसी इंडिविजुअल, रेसिडेंट बिलो 60 पकड़ लेते हैं, वैसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सपोज कर लेते हैं आपकी टोटल इनकम 6,92,082, बराबर, 6,92,082। मैं इस प्रॉब्लम में आपको टैक्स भी सिखा रहा हूँ, प्लस रिबेट भी सिखा रहा हूँ, प्लस राउंड ऑफ भी मैं इसके अंदर में क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। अब देखिए, सबसे पहले आपकी टोटल इनकम राउंड ऑफ करके मिल रही है क्या? आंसर इज नो। तो टोटल इनकम को आप राउंड ऑफ कर दीजिए। आखिरी जो अमाउंट है वो लेस देन 5 है, लोअर साइड राउंड ऑफ कर दीजिए। यस, अच्छा जी। अब देखिए, बात समझिए, मैं टैक्स कैलकुलेशन करने जाऊंगा। अप टू 3 लाख क्या मिलने वाला है बेटा? नील। नेक्स्ट 3 लाख दैट इज अप टू 6 लाख, कितना परसेंट होगा बेटा? 10%। यस, तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी 5%। ये कितना आ जाएगा? 3 लाख इंटू 5%, विल दैट बी 15,000? यस। विल दैट बी 15,000? यस। बैलेंस आपकी इनकम कितनी है सर? 92080। इसके ऊपर कितना परसेंट आएगा सर? 10%। 9208। यस, तो सर बनेगा आपका टोटल टैक्स 24208, बराबर, 24208। ये बना आपका पूरा का पूरा नया टैक्स। अब आप मेरे को सोच समझ के बताइए, क्या रिबेट मिलेगा? आंसर इज यस। क्या रिबेट मिलेगा? आंसर इज यस।
कितना रिबेट मिलेगा? लोअर ऑफ पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए 25,000, पॉइंट नंबर बी 24,208, विच एवर इज लोअर। तो लोअर आया 24,208, लोअर आया 24,208, तो आपका बन गया बैलेंस। बैलेंस नील। बैलेंस ही जब नील है तो आपका HEC एट द रेट ऑफ 4% भी क्या आएगा? नील। अकॉर्डिंगली आपका टैक्स क्या आ गया? नील। आप देख सकते हैं 6 लाख, जैसा कि हमने कहा 7 लाख रुपए तक के मालिक आपका टैक्स आना ही नहीं है। रिबेट वर्क कर देगा अंडर द न्यू स्कीम। रिबेट वर्क कर देगा अंडर द न्यू स्कीम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस एवरीवन। राइट? चलो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। अब जरा समझिए, यहां से मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। यहां से मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, मार्जिनल रिलीफ अलोंग विद द रिबेट। यहां से मैं आपको समझाने जा रहा हूं मार्जिनल रिलीफ अलोंग विद द रिबेट। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप वीडियो को 1.5 की स्पीड या उससे ज्यादा देख रहे हैं, सर प्लीज नॉर्मल पे आ जाइए। इस बात को प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए, ये कंप्लीट अमेंडमेंट वाला पॉइंट है। यस अच्छा सर, अब देखिए पॉइंट क्या है। मान के चलते हैं मेरा इनकम, लिखना मत, मैं जब बोलूंगा आपको टाइम दूंगा तब लिखना। मान के चलिए माई इनकम इज 7,20,000। लेट अस अज्यूम माई इनकम इज 7,20,000। बराबर है। अब मेरा टैक्स निकालते हैं एज पर द न्यू स्कीम। तो सेकंड क्वेश्चन जो है ये मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट पे लेके आते हैं हम लोग। अब मैं इस पे टैक्स निकालूंगा। बराबर। टैक्स एज पर 115 BAC 1A, इतना याद नहीं रहे तो 115 BAC लिख देना, वो भी सही है। यस, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6,15,000। यस, बचे हुए 1.20 लाख पे 10%, दैट्स 12,000। टोटल कितना आ गया? 27,000। डू यू अग्री? डू यू अग्री? ये कितना आ गया? 27,000। सोच समझ और अब बता, हम मार्जिनल रिलीफ कब लगाते थे? लास्ट वीडियो के अंदर में, जिस पे आपने 500 से ज्यादा लाइक जरूर दे दिए होंगे, लास्ट वीडियो में हमने समझाया था मार्जिनल रिलीफ हर उस जगह पे आता है जहां पे आपका टैक्स पेएबल आपकी मार्जिनल इनकम के ऊपर चला जाए। जहां आपका टैक्स पेएबल अगर आपकी मार्जिनल इनकम के ऊपर चला जाए तो भाई साहब आपको क्या आता है? मार्जिनल रिलीफ आता है। अब आप सोच के देखिए, अगर ये 20,000 रुपए नहीं कमाए होते, अगर ये 20,000 रुपए नहीं कमाए होते तो क्या होता? तो लॉजिकली आपका टैक्स 0 आ रहा होता। जस्ट बिकॉज यू अर्न मोर 20,000, आपका टैक्स कितना पहुंच गया? 27,000। एक आम आदमी, मेरे जैसा आदमी चिल्लाएगा, सर इससे अच्छा तो ये 20,000 रुपए नहीं कमाता वो चलता, वहां बीवी चिल्लाती रहती है आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, ये क्या है? 20,000 कमाने के चक्कर में 27,000 कमा के आए हो। और अगर आप मारवाड़ी गुजरातियों में आते हैं तो तुम्हारे को तो माँ बाप भी पकड़ के मारेंगे, साले ये धंधा करना सिखाया तेरे को? 20,000 कमाए नहीं, 27,000 उड़ा के आ गया, क्या मतलब है? और क्यों सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी में ही? हर माँ बाप ये चिल्लाएंगे, साले 20,000 की लागत में 27,000 का तो नुकसान है तेरा, ऐसा कौन सा धंधा कर रहा है तू? समझ में आ रही बात? तो अब सरकार को समझ में आया कि हाँ यार ये तो बात सही है कि यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ देना चाहिए था, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एडिशनल कितना कमाए? 20,000। टैक्स कितना आ रहा है? 27,000। और अभी तो HEC बाकी है, अभी तो HEC बाकी है, ये तो गड़बड़ छे, ये तो रॉन्ग कनेक्शन है। इस साल से मार्जिनल रिलीफ लेके आए, इस साल से क्या लेके आए? मार्जिनल रिलीफ लेके आए। अब मार्जिनल रिलीफ हम कैसे कैलकुलेट करते थे? कैलकुलेट द टैक्स अप टू अ लिमिट वेयर द इंपैक्ट इज नॉट देयर। मतलब 7 लाख तक का आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 0। बराबर है? ध्यान से सुनिए। अब आप क्या करेंगे? अब आप कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनना, अब आप कैलकुलेट करेंगे टैक्स अप टू 7 लाख रुपीज। 7 लाख रुपीज तक का टैक्स आपका क्या आने वाला है? 0। यस और नो? एडिशनल कितना अर्न किया वो पूरा का पूरा ऐड कर दो, टोटल इनकम माइनस 7 लाख, टोटल इनकम माइनस 7 लाख।
कितना हो गया 20,000. 20,000 इज द टैक्स पेबल प्लस 4% HEC, फाइनल टैक्स पेबल 20,800. तो जहां आपका टैक्स 27,000 आ रहा था, द मैक्सिमम टैक्स यू विल हैव इज 20,800. समझ में आई बात? सो आप क्या करेंगे सर, आप निकालेंगे टैक्स ऑन 7 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 7 लाख. टैक्स ऑन 7 लाख क्या आने वाला है, 0 आफ्टर द रिबेट. यस. एडिशनल इनकम कितना अर्न किया आपने, 20,000. तो बताओ बेटा आपका टैक्स कितना आया, 20,000. अब इसमें आप सीधा सीधा HEC ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 4% विच इज 800. आपका टोटल टैक्स बन जाएगा सर 20,800. आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ आपको पहले नहीं था. अमेंडमेंट समझ, और अब तो पहले चैप्टर में है सर, घबराने की जरूरत है. यस, ये रिवीजन से होने वाले काम नहीं है, जेन्युइनली नहीं. आप मेरा रिवीजन भी देख लोगे तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं हो सकती. एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको जरूरी थी, थैंक मी लेटर, फ्री मिला इसके लिए. यस, आप देखिए अब इस तरीके से कैलकुलेट होगा. और एक मिनट, आपको इसमें और प्रॉब्लम मिले इसके लिए तेरे भाई ने ऑलरेडी 3 प्रॉब्लम यहां पे लगा के रखे हैं. 692 पे क्या होगा, 720 पे क्या होगा, 725 पे भी क्या होगा. तो ये मैंने ऑलरेडी दे रखा है, टेंशन नहीं, यहां पे भी कैलकुलेट कर पाओगे. तो आप क्या करोगे सर, जहां आपको दिख रहा है. अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करी है. हमने क्या किया है सर, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करी और इसकी मार्जिनल रिलीफ का एग्जैक्ट इनकम भी लेकर के आया है. यहां पे देखिए, हमने थोड़ी सी मेहनत यहां पे एक्स्ट्रा करी है सर, मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी है. इफ द इनकम डज नॉट एक्सीड 7,27,770, then tax on such income cannot exceed the net income exceed 7 lakh. मतलब यहाँ के मार्जिनल रिलीफ का लिमिट है. मतलब आपको मार्जिनल रिलीफ कब तक के कैलकुलेट करना है, मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना है 7,27,700 रुपए. जहां आपकी इनकम 727 के ऊपर है वहां आपको मार्जिनल रिलीफ का सोचना नहीं, नए कैलकुलेट के हिसाब से कर देना, नए कैलकुलेशन के हिसाब से कर देना. तो मार्जिनल रिलीफ का एक एग्जैक्ट अमाउंट यहां पे ला करके रखा हुआ है. ये यहां है, ओल्ड स्कीम में नहीं है. यहां हमने लाके रखा है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहां इतनी मेहनत नहीं थी, यहां बहुत कम मेहनत में आ गया. वहां 3 पर्सन के हिसाब से 3 अलग अलग निकालना था, वहां नहीं थी, यहां लाके रखा है. तो 727,770 के ऊपर है, मार्जिनल रिलीफ का सोचना भी नहीं. पर 727,770 तक के है तो हर बार आपको मार्जिनल रिलीफ निकालनी पड़ेगी. टैक्स निकालना 7 लाख रुपए तक के और एडिशनल इनकम ऐड कर देना. एक प्रैक्टिस के लिए और करेंगे, यही वाला 7,25,000. अब आपके दिमाग में मैंने एक चीज सेट कर दी, 727,770 क्या ये उसके नीचे है? यस, मतलब मार्जिनल रिलीफ आएगा. कैसे निकालोगे? टैक्स अप टू 7 लाख. कैसे निकालोगे बेटा? टैक्स अप टू 7 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 7 लाख. अब टोटल इनकम माइनस 7 लाख कितना आ रहा है? 25,000. 25,000 प्लस 4% HEC ऐड कर देना. टोटल टैक्स कैन नॉट एक्सीड 26,000. टोटल टैक्स कैन नॉट एक्सीड, बोलो बेटा, 26,000. लो सर. यस, प्लीज इसे एक बार अच्छे से चेक कीजिए, तुरंत चेक कीजिए, अभी ही. डन है सर. ये था सर इसका चौथा अमेंडमेंट. पहला अमेंडमेंट SSC, दूसरा अमेंडमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तीसरा अमेंडमेंट जो है वो क्या हो चुका है? स्लैब रेट. चौथा अमेंडमेंट रिबेट. पांचवा अमेंडमेंट मार्जिनल रिलीफ विथ रिबेट. मार्जिनल रिलीफ विथ 115 BAC एंड रिबेट. तो ये भी अब आ चुका है. यहाँ के 3 प्रॉब्लम, 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए. नेक्स्ट अमेंडमेंट, नेक्स्ट अमेंडमेंट, यहां पे भी अमेंडमेंट है सर. सरचार्ज 115 BAC में सरचार्ज रेट डिफरेंट है. अनादर अमेंडमेंट. सर मतलब आप सोच करके चलिए, सिर्फ एक सेक्शन जिसको मैं 1 घंटे से एक्सप्लेन करे जा रहा हूं, अब भी ये खत्म नहीं हुआ है. अभी एक और अमेंडमेंट है इसके अंदर में, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है. यस और नो? रेगुलर बैच के अंदर में तो सर तार तार अलग किए, एक एक चीज के तार तार अलग किए हैं. कह आइए, यहाँ पे भी आपका कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, उतना ही चल रहा है. यहां सरचार्ज भी बदल गया. चलिए सरचार्ज को पहले रिकॉल करके देखिए क्या था. सरचार्ज को पहले रिकॉल करके देखिए क्या था. सरचार्ज को रिकॉल करते हैं सर, था सरचार्ज का कि सर अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज. 50 लाख टू 1 करोड़ ऑल टाइप ऑफ इनकम 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ ऑल टाइप ऑफ इनकम 15%.
नेक्स्ट कैटेगरी था इफ द अदर इनकम एक्सीड 2 करोड़, अदर इनकम पे 25% एंड कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम पे 15%। अगर आपकी अदर इनकम 5 करोड़ के ऊपर है तो 37% वॉज द सरचार्ज, पर कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम पे 15% ही था। करेक्ट? याद आ रहा है आप सभी को? अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट। अगर आप 115 BAC लेते हैं, द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज इज 25%, 37% नहीं है। द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज इज 25%। तो जहां आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर गई, अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर गई, अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर गई, वहां पे मैक्सिमम सरचार्ज रेट 25% है साहब, 25% है साहब। और कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम के ऊपर कितना है? 15%। रेस्ट एवरीथिंग जो कंसेप्ट था वो पूरा का पूरा सरचार्ज सेम। तो आपकी अदर इनकम प्लस कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम रेट कैन नॉट एक्सीड 15%। बाकी सब सेम है, सिर्फ 37% जो ओल्ड स्कीम के अंदर में था 115 BAC के अंदर में उसको 25% पे ला दिया गया है। तो यहां है आपका नेक्स्ट अमेंडमेंट 25% का। तो कैलकुलेशन वाइज डिफरेंस आना है, बाकी तो कहीं आना है नहीं। यस और नो? कैलकुलेशन वाइज डिफरेंस आना है। चलो फिर भी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर भी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं अज्यूम करता हूं आप मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, अज्यूम करते हैं टोटल इनकम 7 करोड़। अज्यूम करते हैं टोटल इनकम 7 करोड़। अब इस पे कैसे कैलकुलेशन होगा? कैसे कैलकुलेशन होगा? इस 7 करोड़ में भी बाइफर्केशन कर देते हैं हम। चलो, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, 6 करोड़ इज योर अदर इनकम एंड 1 करोड़ इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। बराबर है? चलो इसको भी और तोड़ देते ताकि और क्लैरिटी आ जाए। चलिए, सबसे पहले स्पेशल रेट के ऊपर कैलकुलेट होगा, आप सभी जानते हैं। बोलो मालिक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ इंटू 20%, इज इट 20 lakhs? बी, आपकी अदर इनकम, आपकी टोटल इनकम कितनी थी मालिक? 6 करोड़। बराबर है? चलिए, इस 6 करोड़ में से अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख at the rate of 5%, 15,000, 6 lakh to 9 lakh at the rate of 10%, 30,000, 9 lakh to 12 lakh at the rate of 15%, 45,000, yes, 12 lakh to 15 lakh at the rate of 20%, that is 60,000, balance income at the rate of 30%. सॉरी 1 करोड़ 75 लाख 50,000, 1 करोड़ 75 लाख 50,000। चेक कर लीजिए मालिक सबके सभी। Your total would come to 1 करोड़ 77 लाख। बताइए टोटल टैक्स कितना हो जाएगा?
1,97,00,000। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए सरचार्ज क्या होंगे। जो आपका कैपिटल गेन आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख, इस पे मैक्सिमम सरचार्ज रेट 15% लगने वाला है। जो आपका अदर इनकम है, भले ही इनकम 5 करोड़ के ऊपर है, पर यहाँ पे 37% नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 25%। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। यस। चलो बेटा, टोटल टैक्स पोस्ट सरचार्ज निकला लो। $2,44,25,000 इसमें ऐड कर दो HEC एट द रेट ऑफ 4%। टोटल टैक्स वुड कम टू 2,54,02,000। चेक करिए पूरा प्रॉब्लम। यस मालिक। धन्य मालिक। चलो, तो ये देखिए सर, ये है अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन। किस तरीके से अब इसका चेंजेस आएंगे, ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्दर क्वेश्चंस आपको पता है क्वेश्चनर के अंदर में दिए हुए हैं, पर ये एक चेंज क्या है बेटा, आया है। इज दैट डन? तो यहां पे अमेंडमेंट हुआ है। तो कहां कहां पे अमेंडमेंट हुआ है सर 115 BAC में? आओ चला देखते हैं। पहला असेसी की डेफिनेशन, दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होगा, तीसरा स्लैब रेट चेंज हुआ, चौथा रिबेट में चेंज हुआ, पांचवा मार्जिनल रिलीफ आया, छठवा सरचार्ज में चेंज हुआ। 6 अमेंडमेंट तो सर यहीं आ गए। एक ही सेक्शन अभी 115 BAC जो अब डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है। यस और नो? चलिए, दैट्स इट। यहां आपका 115 BAC भी क्या होता है बेटा, ओवर होता है। 115 BAC भी यहां पे आपका क्या किया जाता है, ओवर किया जाता है। एंड टैक्स कैलकुलेशन यहां पे आपके ओवर होते हैं। अब मैं चाह रहा हूं हम एक काम और करें, मैं चाह रहा हूं हम एक काम और करें, रुको। ओके,
क्यों ना एक न्यू स्कीम विथ मार्जिनल रिलीफ लें, एक प्रॉब्लम न्यू स्कीम विथ मार्जिनल रिलीफ लें। न्यू स्कीम प्लस मार्जिनल रिलीफ। डन है सर। चलिए चेक करते हैं। यहां पे रखते हैं अपना टोटल इनकम लेट से 1,01,00,000। ठीक है, अब यहां पे न्यू स्कीम के हिसाब से कैलकुलेट भी करेंगे, इसमें मार्जिनल रिलीफ भी घुसा देंगे। मतलब हर कैटेगरी का एक प्रॉब्लम आ गया, अमेंडमेंट वाले प्रॉब्लम आ गए, आपके पास फिर सब कुछ रेडी हो जाता। ठीक है, 1,01,00,000। चलिए सर टैक्स निकालेंगे सबसे पहले। 1,01,00,000 पे टैक्स निकालेंगे। टैक्स ऑन 1 crore along with the surcharge of 10% प्लस टोटल इनकम माइनस 1 crore। याद आ रहा है आपको? 1 crore तक का टैक्स निकालेंगे सर। पहले 3 लाख पे नील, 3 to 6 लाख पे 5% के हिसाब से 15,000, 6 to 9 लाख पे 10% के हिसाब से 30,000, 9 to 12 लाख पे 15% के हिसाब से 45,000, 12 to 15 लाख पे 20% के हिसाब से 60,000 एंड जो कुछ भी बैलेंस बचा इसके ऊपर 30%, दैट इज 1 करोड़ में से 15 लाख माइनस कर दिए, बचे बेटा 85 लाख। 85 लाख पे 30%, तो ये आ गया सर 25,50,000। ये निकल गया आपका टैक्स ऑन 1 CR। यस सर। चेक कर लीजिए। इसमें हम क्या ऐड करेंगे सर? सरचार्ज भी ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। ये आ जाएगा सर आपका 2,70,000। आपका टोटल बन जाएगा 29,70,000। इसमें टोटल इनकम माइनस 1 करोड़ कितना था सर? 1 लाख। तो आपका टोटल टैक्स बन जाएगा सर 30,70,000। इसमें सीधा HEC ऐड कर देंगे एट द रेट ऑफ 4%। आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा सर 31,92,800 टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। अगर प्रॉब्लम आपको सिंपली ये बोलता है मार्जिनल रिलीफ निकालो, तो आप पहले नॉर्मल टैक्स निकालिए, फिर मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से निकाल लीजिए, डिफरेंस को मार्जिनल रिलीफ कह दीजिए। अगर प्रॉब्लम आपको सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने बोलता है तो सीधा टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ निकालिए।
कहीं कोई डाउट है तो प्लीज लिख दीजिएगा, ट्राई करूंगा सॉल्व करने का, लेकिन इतनी क्लियर थिंग्स है कि आपको डाउट आना नहीं चाहिए। फिर भी कुछ आता है तो लिख दीजिए, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। मैं बिल्कुल आपसे कह देता हूं, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं कि हर कमेंट के नीचे आकर के कमेंट करूंगा। मैं बिलीव करता हूं ज्यादा काम करने में रादर देन ये चीज करने में, क्योंकि बहुत सारे डाउट आ सकते हैं जिन बच्चों का टैक्स कैलकुलेशन का प्रैक्टिस ही नहीं रहा होगा, जो बेचारे आर्टिकलशिप में ऑडिट में चले गए होंगे, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि फिर उनको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। यस तो आप कोई भी फिगर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, नहीं तो क्वेश्चनर के अंदर में तो क्वेश्चन है ही। नया मॉड्यूल आया है, नया मॉड्यूल उठा दो, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। कंसेप्ट तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ फिगर चेंज होने वाली है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो मॉड्यूल के उठा करके। देखिए नया सिलेबस जब भी आता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन मॉड्यूल से आते हैं, तो आप क्या करो, मॉड्यूल उठा करके दनादन सॉल्व कर दो। ये हो गया आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ये और हो गया एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, मतलब मेरे क्वेश्चन के अलावा वहां से भी उठा के सॉल्व कर डालो। समझ में आ रही बात? ये हो गया आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। इज दैट डन? तो भैया हर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर दिया है यहां पे कंप्लीट। यस हर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को हमने कर दिया है यहां पे पूरा का पूरा कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में वापस जाते हैं। पेज नंबर 6 पे वापस आइए। हम आ गए यहां पे 115 BAC के ऊपर। हम आ गए किसके ऊपर बेटा? 115 BAC के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, दैट इज डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, विच इज नाउ 115 BAA, 115 BAB। डोमेस्टिक कंपनी के लिए लेके आए थे। डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या किए गए थे? लेके आए थे। अब इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में है और अदर डोमेस्टिक कंपनी। बराबर है? ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में है, अदर डोमेस्टिक कंपनी। सबसे पहले आते हैं हम 115 BAA के ऊपर। सबसे पहले आते हैं हम 115 BAA के ऊपर। पेज नंबर 10 पे आ जाइए। 115 BAA, एनी डोमेस्टिक कंपनी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कंपनी है विच इज अ डोमेस्टिक कंपनी, अगर कोई कंपनी है विच इज अ डोमेस्टिक कंपनी, यस और नो, वो 115 BAA के हिसाब से क्या कर सकती है? टैक्स कैलकुलेट कर सकती है। यस यहां पे मैन्युफैक्चरिंग होने की जरूरत नहीं है, BAB में मैन्युफैक्चरिंग होने की जरूरत है। पहले ही वर्ड से क्लासिफिकेशन क्लियर रहेगा, पहले ही वर्ड से ये क्लासिफिकेशन क्या रहेगा बेटा? क्लियर रहेगा। यहां पे स्पेसिफिकली वो व्यक्ति आ रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग में होगा। यहां पे स्पेसिफिकली वो व्यक्ति आ रहा है जो कहां पे होगा बेटा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में होगा। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए, 115 BAA को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, यस इनके लिए टैक्स रेट क्या किया गया है सर? 22% किया गया है। ध्यान से सुनिए, ये जो डोमेस्टिक कंपनी है इनमें सरचार्ज 1 रुपए से है, अनलाइक ओल्ड स्कीम जहां पे कंपनी पे सरचार्ज कब आएगा? व्हेन द इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। यहां पे जो सरचार्ज है ये 1 रुपए से एप्लीकेबल है। यस क्योंकि आपको लोअर टैक्स रेट दे रहे हैं तो आपका सरचार्ज जो लगा रहे हैं वो 1 रुपए से लगा रहे हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, इफ दे गो फॉर 115 BAA, द टैक्स रेट इज 22%, मैंडेटरी सरचार्ज इज 10%, HEC 4%। तो अगर आप कैलकुलेटर पे लेंगे 22% प्लस 10% प्लस 4%, आपका इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा सर 25.168%। आपका इफेक्टिव टैक्स रेट क्या आ जाएगा सर? आपका इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा 25.168%। याद रखें सरचार्ज मैंडेटरी है, प्रॉब्लम में बोला नहीं बोला, इनकम 1 करोड़ के नीचे भी है तो इस केस में सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। ऐसी डोमेस्टिक कंपनी को अगर कोई स्पेशल इनकम आती है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, special income are chargeable at special rate along with a surcharge of 10% and HEC at the rate of 4%। तो स्पेशल इनकम भी जो है इनकी ये 10% पे आएगी along with a surcharge of what बेटा? 4%, along with the surcharge of 10% and HEC at the rate of 4%। तो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, यस 115 BAA को सिलेक्ट कर रही है तो टैक्स रेट इज 25.168%। इनकी स्पेशल इनकम जो रहेगी, स्पेशल इनकम इज टैक्स एट स्पेशल रेट along with the surcharge of 10% and HEC at the rate of 4%। चलिए यस अच्छा जी सर कुछ और बातें, इनकी अदर इनकम का क्या होगा? इनकी अदर इनकम का क्या होगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ इनकम, जो स्पेशल नहीं है उनके लिए जो टैक्स रेट लगने वाला है वो 25.168% ही लगने वाला है। इनके लिए जो टैक्स रेट लगने वाला है वो 25.168% ही लगने वाला है।
और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इन ऑप्शनल स्कीम के अंदर में हैं तो कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन आपको क्या कर देने हैं, छोड़ देने हैं। कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन आपको क्या करने हैं सर, छोड़ देने हैं। तो बस यहाँ पे भी वही दिया है, कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन आप छोड़ देंगे। यस, कौन से वो डिडक्शन एंड एग्जम्पशन होंगे जो आपको छोड़ने होंगे, कौन से वो डिडक्शन एंड एग्जम्पशन होंगे जो आपको छोड़ने होंगे। वेल, इस कैटेगरी में कोई नई लिस्ट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, इस कैटेगरी में कोई नई लिस्ट नहीं है, यहां पे वापस से वही लिस्ट दी हुई है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं, सैलरी एचपी तो आ नहीं सकता, क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं, सैलरी एचपी तो आ नहीं सकता। तो अब कौन सी लिस्ट थी जो 115 बीएसई में थी, वही लिस्ट को उठाओ, कट कॉपी पेस्ट करो, याद करके देखो। पीजीबीपी में क्या छोड़ना था, पीजीबीपी में क्या छोड़ना था, फॉलोइंग डिडक्शंस आर नॉट अलाउड, पेज नंबर 11 देखिएगा, फॉलोइंग डिडक्शंस आर नॉट अलाउड, फॉलोइंग डिडक्शंस आर नॉट अलाउड, क्या क्या अलाउड नहीं है पीजीबीपी में, याद करके देखो। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, कौन से साइंटिफिक रिसर्च, कौन से साइंटिफिक रिसर्च बेटा, डोनेशन टू अदर्स वाले, कौन से साइंटिफिक रिसर्च बेटा, डोनेशन टू अदर्स वाले, वो अलाउड नहीं है। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी का डिडक्शन नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 35 सीसीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। इनफैक्ट कंपनीज के लिए सीसीडी का भी एक सेक्शन होता है, ये डिडक्शन सिर्फ कंपनीज के लिए होता है, इसीलिए आपको 115 बीएसई में नहीं दिखा। तो 35 सीसीसी 35 सीसीडी दोनों भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। 32 एडी 33 एबी 33 एबीए, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, साइट रिस्टोरेशन फंड अकाउंट, कट कॉपी पेस्ट। यहां पे सिर्फ एक चीज नहीं आई है, 35 सीसीडी स्किल डेवलपमेंट अकाउंट। तो 115 बीएसई में से जो जो पीजीबीपी में अलाउड नहीं है वो सारी चीजें आप यहां पे भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं एग्जाम्शन टॉपिक की बात करूं तो सिर्फ 10AA एक ऐसा एग्जाम्शन है, क्योंकि कंपनी को माइनर बच्चा होता नहीं, 1032 गायब कर दो। यस, उनको फैमिली पेंशन तो मिलती नहीं, वो भी गायब कर दो, यानी एग्जाम्शन से एक ही बचा 10AA, तो 10AA मिलने वाला नहीं है। अब अगर आप याद रखेंगे, अगर आप याद रखेंगे तो चैप्टर 6A के भी डिडक्शन नहीं मिलते, एक्सेप्ट 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 80 JJAA जो कंपनीज के लिए था। कंपनीज के लिए दो और डिडक्शन है, 80M और 80LA, वो भी आपको क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो सारे डिडक्शन चैप्टर 6A के छोड़ देने के हैं, यस, एक्सेप्ट 3, ये तीन जो रहेंगे ये क्या होंगे मालिक, आपको अलाउ रहेंगे। यस, 115 बीएसई में क्या क्या अलाउ था, सीसीडी अलाउ था, जेजेएए अलाउड था, सीसीएच अलाउड था। 115 बीएए में क्या क्या अलाउड है, 80 जेजेएए अलाउड है, 80 एलए अलाउड है, 80 अलाउड है। इसके अलावा चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला, इसके अलावा चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। ऑल डिडक्शन ऑफ 6A ये आपको नहीं मिलने वाले, एक्सेप्ट 3, ये 3 अलाउड है, बाकी कोई भी अलाउड नहीं है। तो चलो कम ऑन, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है तो इनको क्या करना है सर, टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट इज 25.168%। 115 BAA के अंदर में इफेक्टिव टैक्स रेट इज 25.168%। स्पेशल इनकम जो रहेगी, स्पेशल रेट प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% HEC के अंदर में आएगा। कुछ डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करने हैं, कौन सा डिडक्शन क्लेम नहीं करने हैं, पीजीबीपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन, डोनेशन, साइंटिफिक डोनेशन टू अदर, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, CCC, CCD, 33 AB, 33 ABA, ये आप बेनिफिट क्लेम नहीं करेंगे। 10AA SEZ वाला डिडक्शन क्लेम नहीं करना है, चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करना है एक्सेप्ट 3, JJAA, 80LA, 80M जो मिलते ही कंपनी को है, ये 3 मिलेंगे, बाकी कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। यस मालिक, अच्छा जी। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये डिडक्शन आपको नहीं मिल रहा है तो इससे रिलेटेड लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे नहीं, वही रूल यहां पे भी ला दीजिए। इफ लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन अराइज बिकॉज ऑफ द अबव सच डिडक्शन कैन नॉट बी टेकन। तो अगर ये डिडक्शंस के कारण आपके कोई लॉसेस आ रहे हैं तो ये लॉसेस को आप ना सेट ऑफ कर पाएंगे ना आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी ने अगर ऑप्शन 115 BAA ले लिया, ये विड्रॉ नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 1 टेकन कैन नॉट बी विड्रॉन, ऑप्शन 1 टेकन कैन नॉट बी विड्रॉन। तो चलो शॉर्टकट में तीसरे बार रिवीजन कर लो। डोमेस्टिक कंपनी है, नॉर्मल टैक्स है 25.168%, स्पेशल इनकम पे स्पेशल इनकम का जो रेट है वो प्लस 10% प्लस 4%। यस, ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, वापस नहीं जा सकते। क्या क्या चीज छोड़ना है, पीजीबीपी, डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन के कुछ पार्ट छोड़ देना है आपको। उनसे रिलेटेड अगर कोई लॉसेस होंगे तो वो लॉसेस क्या नहीं हो पाएंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। इज दैट डन? चलो जी सर, इसी बहाने आपका 115 BAA भी क्या होता है, खत्म होता है।
इसी बहाने आपका 115 BAA भी क्या होता है, खत्म। ये बड़ा सिंपल सेक्शन था, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। एक्चुअल मेहनत लगनी है आपको 115 BAB में, एक्चुअल मेहनत लगनी है 115 BAB में। यहां बहुत सारे टैक्स रेट है, यहां बहुत सारे टैक्स रेट है मालिक, तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये कंपनी जो है इस पे टैक्स रेट दिया गया है। अब ध्यान से सुनिए, एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इनकम कहां कहां से आ सकती है? पहला, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आ सकती है, दूसरा स्पेशल इनकम आ सकती है, तीसरा इनकम नॉट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, जैसे HPIFOS इनकम, इनकम बट नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। चौथा हो सकता है अदर इनकम, जैसे AO ने असेसमेंट किया और डीम्ड इनकम आ गई, बराबर है। तो ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में है, इनको 4 कैटेगरी ऑफ इनकम जनरेट हो सकती है, राइट। BAA में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम ही नहीं है, तो ऑल इनकम एंड स्पेशल रेट 2 ही कैटेगरी बनेगा। लेकिन जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में है, इनमें 4 कैटेगरी बनेगी। एक, इनकम आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इनकम बट नॉट आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा स्पेशल इनकम विच आर चार्जेबल एट स्पेशल रेट, चौथा डीम्ड इनकम जो AO मान लेगा असेसमेंट के बाद, बराबर है। ऐसी 4 कैटेगरी ऑफ इनकम बन सकती है। अब क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। टू प्रमोट द मेक इन इंडिया, टू प्रमोट द मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में है इन पे टैक्स रेट कर दिया 15%। मतलब आप सोच के देखिए, इंडिविजुअल से भी कम का रेट कंपनी के लिए है। यस, तभी कंपनी ग्रो कर रही है, स्टॉक मार्केट अलग ग्रो कर रहा है, क्योंकि कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल बन गया तो स्टॉक मार्केट तो ग्रो करेगा ही करेगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब। अब क्या हुआ, कंपनी में टैक्स रेट, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन पे टैक्स रेट कर दिया 15%, सरचार्ज तो आपको पता ही है 10% है ही, और HEC 4%। तो कैलकुलेटर पे लीजिए, 15 प्लस 10% प्लस 4%, इफेक्टिव टैक्स रेट कितना आ गया बेटा, 17.16%। यस, तो जो कंपनी काय में है बेटा, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में है, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग इनकम डिराइव फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला इनकम, वापस से सुनिए, मैन्युफैक्चरिंग से आने वाला इनकम 17.16% पे टैक्सेबल होगा। 17.16% पे क्या होगा बेटा, टैक्सेबल होगा। दूसरी इनकम क्या हो सकती है सर, स्पेशल इनकम हो सकती है। तो स्पेशल इनकम के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा से स्पेशल रेट लगाते हैं, प्लस 10% सरचार्ज तो है ही, प्लस 4% HEC है ही, मैंडेटरी है, कोई 1 करोड़ 10 करोड़ का क्राइटेरिया नहीं है। अब इनकम तो है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाली इनकम है, इनके लिए टैक्स रेट 25.168% ही रखा गया है, दैट इज इफेक्टिव रेट। यस और नो, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आ रही है इनकम, लेट्स से डिविडेंड से आ रही है, इंटरेस्ट से आ रही है, रेंट से आ रही है। एड जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है उनके भी इन्वेस्टमेंट तो होते ही होंगे, उनको अगर कोई इनकम आ रही है 25.168%, कितना बेटा, 25.168% आपको दिया गया है। तो ये है नेक्स्ट पार्ट में देखिए, राइट, जो टैक्स रेट अदर इनकम पे है, अदर इनकम पे है मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आ रहा, उनके लिए 25.168% लाया गया है, उनके लिए 25.168% लाया गया है। अगर AO इसे क्लब कर देता है, इनकम बोलते हैं, मतलब अगर AO इसे डीम्ड इनकम मान लेता है किसी स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर में, वो आगे जाके देखेंगे कौन से सेक्शंस के अंदर में, अगर AO इसे डीम्ड इनकम मान लेता है तो इनके ऊपर टैक्स रेट दिया गया है 34.32%, यानी 115 BAB के अंदर ही 4 अलग रेट है, 115 BAB में ही 4 अलग रेट है। ध्यान से सुनिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम के बेसिस पे आप इसको क्या करेंगे, चेंज। यस, जहां पे टैक्स रेट है 30%, सरचार्ज है 10% एंड HEC है 4%, इफेक्टिव रेट आता है 34.32%। 30 प्लस 10% प्लस 4%, 34.32%। तो ध्यान से सुनिए, इफ द डोमेस्टिक कंपनी इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग, कम ऑन, इफ द डोमेस्टिक कंपनी इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से आने वाला इनकम 17.16%, नॉन मैन्युफैक्चरिंग से आने वाला इनकम 25.168%, इफेक्टिव रेट। अगर स्पेशल इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्पेशल रेट प्लस 10% प्लस 4%। अगर AO आपकी इनकम क्लब कर देता है
यू नो ट्रांसफर प्राइसिंग एंड अदर मैकेनिज्म के अंदर में, तो आपकी उस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर आपका टैक्स आ जाएगा 34.32%। यस, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग देगा और 4 कैटेगरी ऑफ इनकम दे देगा और बोलेगा टैक्स कैलकुलेट करो। तो यहां आपको ये चारों कैटेगरी क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए कि ये चारों कैटेगरी इस तरीके की है और आपको ये टैक्स उसके ऊपर लगाने हैं। इफेक्टिव रेट ही सीधे याद रखो, बाकी दिमाग लगाने का काम नहीं, सीधा इफेक्टिव रेट आपको क्या करना है, याद रखना है। सो अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में है, अगर कंपनी डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला इनकम 17.16% का है, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट के ऊपर जाएगा, इनकम फ्रॉम नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आपका 25.168% आएगा, एओ जो इनकम आपकी क्लब कर रहा है 34.32% आएगा। यस और नो? अच्छा जी सर, लेकिन इन टैक्स रेट्स को अप्लाई करने से पहले आपको दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं। पहला कंडीशन पेज नंबर 11 पे ही है। पहला कंडीशन, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, ये डिफाइन करके दिया है और उन्होंने ये बात कही है कि कुछ चीजें मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगी, मतलब एक निगेटिव लिस्ट दिया है, ये चीजों को हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे, बाकी हर चीज को मैन्युफैक्चरिंग मान सकते हैं हम। तो एक निगेटिव लिस्ट दी हुई है कि ये चीजें मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानी जाएगी, जिसका मतलब ये है इफ द assessee is engaged in all kind of these activities, he will not be able to take the benefit of 115 BAB. in that case BAA तो है ही, समझ में आ रही बात, BAB नहीं होगा इन कंपनीज के लिए। तो कौन सी ऐसी कंपनी है, पहला बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन आर्टिकल थिंग डज नॉट इंक्लूड इन द बिजनेस। तो कौन सी चीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानी जाएगी, पहला डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म इन एनी मीडिया, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है इसको कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जा रहा। यस दूसरा माइनिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इनटू स्लैब्स, जो मार्बल निकलता है ये बड़े बड़े ब्लॉक्स निकलते हैं, इसको आप अगर कट करके स्लैब्स में बेचते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, यानी जो HP MNGL वाली कंपनीज है इनको क्या नहीं माना जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, जो बुक्स प्रिंट कर रहे हैं मतलब हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स जो कंसिडर कर रहे हैं, जो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म बना रहे हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। एनी अदर बिजनेस जो फ्यूचर में नोटिफाई हो जाए, ये सब क्या है बेटा, निगेटिव लिस्ट। ये सब क्या है बेटा, निगेटिव लिस्ट है, इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जा रहा, इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जा रहा। तो 115 BAB ये लोग नहीं ले सकते, पर 115 BAA लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं, बराबर है। बाकी हर चीज मैन्युफैक्चरिंग मान ली गई है। यस बाकी हर चीज क्या मान ली गई है सर, मैन्युफैक्चरिंग मान ली गई है। एक बार वापस से इस लिस्ट को पढ़ो। है बेटा, चलिए सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं है सर, इसके अलावा भी और कंडीशन है, ध्यान से सुनिए। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है, हालांकि ये कंडीशन किसके लिए है, जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो। अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, ध्यान से सुनिए। दे मस्ट बी रजिस्टर्ड, यस दे मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिफोर 2024। यहां पे ये 2019 होना चाहिए। They must be registered after 2019 and must start manufacturing before 2024। यहाँ पे पहले 23 हुआ करता था, वो गलती से यहाँ का यहाँ हो गया होगा। तो they must be registered after 2029 and they must start manufacturing before 2024। Amendment amendment amendment, yes or no? तो ये कंपनी 2024 से पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग क्या कर देनी चाहिए, चालू कर देनी चाहिए। Yes, it should not be formed by splitting up or reconstruction, splitting up or reconstruction, which is business into existing, yes, except in case of 33B, except in case of 33B। समझिए, ये जो बिजनेस होना चाहिए ये न्यू बिजनेस होना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग रिवाइवल से नहीं आना चाहिए। ये जो बिजनेस होना चाहिए ये न्यू बिजनेस होना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिवाइवल के बाद नहीं आना चाहिए। यस और नो, राइट, ये रिवाइवल के बाद नहीं आना चाहिए। हालांकि सेक्शन 33B के तहत अगर रिवाइवल हुआ होगा तो इसे न्यू कंसिडर किया जाएगा। अब जरा इसे समझिए, सेक्शन 33B का रिवाइवल क्या है। देखिए सेक्शन 33B आज आप बेयर एक्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला, वो बोलेगा 84-85 में ही अबॉलिश हो चुका है। अंडरस्टैंड,
सेक्शन 33B मैं चाहूंगा आप यहां पे लिखें क्योंकि आगे भी बहुत जगह आएगा। सेक्शन 33B बोलता है अगर आपका बिजनेस डिस्ट्रक्ट हुआ है किन किन रीजन के वजह से, फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक, सिविल वॉर, एक्शन ऑफ एनिमी एटसेट्रा, एंड आप इसे रिवाइव कर देते हैं इन 3 years, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज न्यू। लिखो अच्छे से। सेक्शन 33 भी बोलता है अगर बिजनेस डिस्ट्रक्ट हुआ है फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक, सिविल वॉर, एक्शन ऑफ एनिमी के कारण, आप इसे रिवाइव कर देते हैं कब बेटा? विद इन 3 years। जब डिस्ट्रक्ट हुआ वहां से 3 year के अंदर में आप इसे क्या कर देते हैं? रिवाइव कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे सर? इसे न्यू ही कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द बेनिफिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द बेनिफिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। यस और नो? सो बिजनेस 2019 के बाद 2024 से पहले चालू हो जाना चाहिए। दूसरा, ये स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए। हालांकि स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन सेक्शन 33B के अंदर में है, चलेगा, इसे न्यू मानेंगे, बेनिफिट भी देंगे। यस, इट डज नॉट यूज प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड। यस, इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए वो भी न्यू होनी चाहिए। इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होनी चाहिए ये भी कैसी होनी चाहिए सर? न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। हालांकि 2 प्लांट एंड मशीनरी को न्यू ही माना जाएगा। पहला, प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड आउटसाइड इंडिया इंपोर्टेड इनटू इंडिया। अगर फॉरेन से कोई सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहे हो तो इसे इंडिया में न्यू माना जाएगा। वैसे भी इंडिया में फॉरेन वालों को न्यू ही माना जाता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है पर इनकम टैक्स भी यही मानता है। तो सर अगर आप फॉरेन से कोई प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहे हैं, भले ही ये सेकंड हैंड है, पर इंडिया में क्या मानो? न्यू मानो। यस, तीसरा कंडीशन क्या था? न्यू प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। फॉरेन सेकंड हैंड भी इंडिया में क्या मानी जाएगी? न्यू मानी जाएगी। यस, जिसके ऊपर आज तक क्या क्लेम नहीं किया गया हो? डेप्रीसिएशन। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को भी हम न्यू मानेंगे अगर वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड टोटल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन इंडिया इन द बुक्स ऑफ असेसी। मतलब मान के चलिए अगर आपका सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के 20% से ऊपर नहीं है तो वो सेकेंड हैंड को भी एज गुड एज न्यू मान लेते। वो सेकेंड हैंड को भी क्या मान लेते? एज गुड एज न्यू मान लिया जाता है। यस, तो 3 कंडीशन बताइए बीएबी लेने के लिए। पहला, आप वो वाले निगेटिव लिस्ट के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होना चाहिए। दूसरा, 2019 के बाद रजिस्टर करना है, मैन्युफैक्चरिंग 2024 से पहले चालू हो जानी चाहिए। तीसरा, इट शुड नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट 33AB। चौथा, प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए। हालांकि 2 प्लांट एंड मशीनरी न्यू कंसिडर की जाएगी। कौन सी 2 कंसिडर की जाएगी? फॉरेन से अगर आप सेकंड हैंड लेकर के आए हैं इंडिया के अंदर में तो इसे न्यू कंसिडर किया जाएगा, और अगर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 20% से ज्यादा नहीं है ऑफ द टोटल प्लांट एंड मशीनरी तो इसे भी क्या कंसिडर किया जाएगा? न्यू कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, इट शुड नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज्ड एज होटल और कन्वेंशन सेंटर। ऐसा क्यों कहा गया है? कोई बिल्डिंग अगर पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर बोल करके यूज की गई है, ऐसी बिल्डिंग आप यूज नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता था, देखिए अगर आप होटल या कन्वेंशन सेंटर में है ना तो आपको कहीं ना कहीं सेक्शन 35AD में बेनिफिट मिल जाता है। इसके पहले 80IA की सीरीज थी, IA to IE वाली सीरीज थी, उसमें भी होटल एंड कन्वेंशन सेंटर को बेनिफिट मिला है। तो हो सकता था कोई एसएससी क्या करे, पहले होटल कन्वेंशन सेंटर का बेनिफिट ले लिया हो, बाद में आकर के इसी में मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा हो और डबल बेनिफिट ले रहा हो। सरकार ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर कोई बिल्डिंग पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर बोल करके यूज हुई है तो वो आप यूज नहीं करेंगे। यस, लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो ऊपर के डिडक्शंस के कारण राइज हुए होंगे वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये तो हमने पहले ही बात कर ली कि अगर लॉसेस या डेप्रिसिएशन के बेनिफिट इनके वजह से आ रहे होंगे तो ना वो सेट ऑफ हो पाएंगे, ना वो क्या हो पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे। एंड द लास्ट थिंग, बेनिफिट वंस टेकन कैन नॉट बी विड्रॉन। 115BAB अगर आपने एक बार ले लिया तो आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस मालिक। चलो वापस कंडीशन वापस से देखते हैं। पूरा 115BAB फिर एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। पहली चीज, यहां पे 4 टैक्स रेट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाली इनकम 17.16%, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाली इनकम 25.168%,
थर्ड, आपकी स्पेशल इनकम, स्पेशल रेट प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी, और आपकी कोई भी एओ ने इनकम क्लब करी है टीपी प्रोविजंस लगा करके तो 34.32%। फर्दर कुछ और कंडीशंस है। पहला कंडीशंस, आप उस निगेटिव लिस्ट वाले बिजनेस में नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, 2019 के बाद रजिस्टर होंगे, 2024 से पहले मैन्युफैक्चरिंग चालू करना है। तीसरा, बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट इन केस ऑफ 33B। चौथा, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। हालांकि 2 प्लांट एंड मशीनरी को न्यू माना जाएगा, जो इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है फॉरेन से वो, और जो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है उसका वैल्यू अगर टोटल से 20% से ऊपर नहीं जा रहा तो उसे भी न्यू माना जाएगा। पांचवा, ऑप्शन वंस टेकन कैन नॉट बी विड्रॉन। छठवा, जो डिडक्शन या जो डिडक्शन रिस्ट्रिक्टेड है, इनसे अगर कोई लॉसेस आ रहे हैं तो आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और ये जो बिल्डिंग है जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये प्रीवियसली होटल या कन्वेंशन सेंटर बोल के यूज नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप इफेक्टिव टैक्स रेट ले सकते हैं। यस, मैं आपको टाइम दे रहा हूं सर, प्लीज पढ़ लीजिए। आराम से देख लो, सब अच्छी से देख लो। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, 115 बीएसी हमने खत्म किया, बीएए खत्म किया, बीएबी खत्म किया। मतलब अब अगर हमने 2 और टैक्स रेट पढ़े तो हमारा क्या खत्म हो जाता सर? फिर हमारा ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम भी क्या हो जाता? ओवर हो जाता। यस, प्लीज आइए कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम पे। नेक्स्ट सेक्शन, पेज नंबर 1.8। नेक्स्ट सेक्शन 115 BAD। नेक्स्ट सेक्शन है बेटा 115 BAD, टैक्स इंसेंटिव फॉर रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट क्या था जरा याद करो। पहले 10,000 पे 10%, नेक्स्ट 10,000 पे 20%, बैलेंस पे 30%। इनकम 1 करोड़ के ऊपर गया तो 7% सरचार्ज, एंड 10 करोड़ के ऊपर गया तो 12% सरचार्ज, एंड HEC विल बी एट द रेट ऑफ 4%। ये हुआ करता था ओल्ड स्कीम के अंदर में। अब न्यू स्कीम के अंदर में क्या कहा गया है? अगर कोई रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो टैक्स विल बी 22% फ्लैट, 22%, 10% मैंडेटरी सरचार्ज एंड 4% HEC। यानी इफेक्टिव टैक्स रेट वापस कितना आ गया? 25.168%। इफेक्टिव टैक्स रेट कितना आ गया? 25.168%, प्लस स्पेशल इनकम, स्पेशल रेट 10% सरचार्ज, 4% HEC। मतलब बिल्कुल 115 BAA वाला कंसेप्ट उठाओ और कोऑपरेटिव में डाल दो। एग्जैक्ट इट इज कट कॉपी पेस्ट। यस, एग्जैक्ट इट इज कट कॉपी पेस्ट। वही कंसेप्ट वापस उठाओ। अब ध्यान से सुनिए, असेसी कौन होना चाहिए सर? सर रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है सर। इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होगा? 25.168%, दैट इज 22% प्लस 10% मैंडेटरी सरचार्ज प्लस 4% सेस। अच्छा जी सर। सर मुझे एक बात बताइए, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? वो BAA में क्या क्या छोड़ रहे थे आप? एडिशनल डेप्रिसिएशन छोड़ रहे थे, 33AB ABA छोड़ रहे थे, 35 वाला डिडक्शन आप छोड़ रहे थे, 35 AD वाला डिडक्शन छोड़ रहे थे, 35 CCC वाला डिडक्शन छोड़ रहे थे। वही लिस्ट को एक कट कॉपी पेस्ट कर दो। एडिशनल डेप्रिसिएशन 33AB ABA, 35 AD एंड 35 CCC। फिर याद होगा तो चैप्टर 6A वाला भी छोड़ रहे थे, एक्सेप्ट 80 JJAA। कोऑपरेटिव सोसाइटी को सिर्फ 80 JJAA मिलता है, तो 80 JJAA को छोड़ करके बाकी सब चैप्टर 6A के डिडक्शन आपको क्या करने हैं? छोड़ देने हैं। तो 80 JJAA ये क्या होगा? अवेलेबल होगा। ठीक है, बाकी कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6A का अवेलेबल होने वाला नहीं है। बाकी कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का अवेलेबल होने वाला नहीं है। फिर याद होगा तो 10AA भी आपको छोड़ना था, SEZ वाला। बस वही पूरी लिस्ट कट कॉपी पेस्ट यहां पे लेकर के आ जाओ। पूरी लिस्ट कट कॉपी पेस्ट यहां पे लेके आ जाओ। 35 CCD मिलता ही सिर्फ कंपनी को था, तो वो यहां पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला। यस और नो, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। 80 LA और 80 M भी सिर्फ कंपनी को मिलने वाला था, इसीलिए वो वाली लिस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली। तो 80 JJA के अलावा आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला।
पीजीबीपी में से इतनी चीजें आपको छोड़नी है, एग्जामिशन में ये चीज आपको क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। अब इनसे रिलेटेड अगर कोई लॉस है ना आप सेट ऑफ कर पाएंगे ना आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। सो विदाउट सेटिंग ऑफ लॉस और डेप्रिसिएशन इफ द सेम इज एट्रीब्यूटेबल टू डिडक्शन कंसिडर्ड इन पॉइंट नंबर ए। ये ऑप्शन आपको कब सिलेक्ट करना है? यस, ये ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI। ये ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना है रिटर्न भरने से पहले। तो आप न्यू लेना चाहते हैं या डिफॉल्ट में रहना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैट एप्लीकेबल होता था, AMT एप्लीकेबल होता था, सॉरी AMT एप्लीकेबल होता था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को AMT एप्लीकेबल होता था, लेकिन अगर आप 115 BAD ले लेते हैं तो आपको मैट AMT चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है। Yes, so AMT shall not apply. Yes, once option is exercised cannot be withdrawn. काम खत्म, सेक्शन ओवर। तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, टैक्स रेट विल बी 25.168%, स्पेशल इनकम प्लस 10% प्लस 4% विल बी द टैक्स रेट। यस, अच्छा जी, ऑप्शन 1 टेकन, कैनॉट बी विड्रॉन। डिफॉल्ट स्कीम रहेगा, ओल्ड में जाना है, आप रिटर्न भरने से पहले ले सकते हैं। पीजीबीपी के वो वाले डिडक्शंस आपको नहीं लेने हैं, चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं लेने हैं, एक्सेप्ट 80JJAA 10AA वाला नहीं लेना है, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। पढ़ लो बेटा एक बार वापस से, ये वाला पार्ट इजी है। डन। तो ये है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स स्कीम। अब इस साल से एक नया सेक्शन आया है, अमेंडमेंट। इस साल से एक नया सेक्शन आया है 115 BAE। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में है, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग में है, इनके लिए क्या आया है सर, नया प्रोविजन आया है। इनको भी अब क्या किया गया है, सेम BAB को उठाना और इधर पेस्ट कर देना। BAB में क्या था, जो मैन्युफैक्चरिंग से एक्टिविटी से आने वाला इनकम है उस पे टैक्स रेट 17.16%, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला इनकम 25.168%। आप सभी जानते हैं स्पेशल इनकम विल बी एट स्पेशल रेट। यहां पे आप भले लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक लाइन और बना करके लिख सकते हो, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट प्लस 10% प्लस 4%। यस, अच्छा जी। मैन्युफैक्चरिंग रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको तो याद थी, कुछ निगेटिव लिस्ट थी, पूरी निगेटिव लिस्ट कट कॉपी पेस्ट। सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा, मार्बल ब्लॉक को स्लैब में ला रहे हो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा, सिलेंडर में गैस भर रहे हो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, प्रोडक्शन ऑफ फिल्म मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा, एनी अदर बिजनेस जो गवर्नमेंट फ्यूचर में नोटिफाई करती है मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। मतलब सर कट कॉपी पेस्ट कीजिए BAB को उठा करके। ऑप्शन 1 टेकन, कैन नॉट बी विड्रॉन। यस, ऑप्शन आपको ITR से पहले सिलेक्ट करना है। तो सर अगर ये डिडक्शंस कौन से, यही वाले कट कॉपी पेस्ट, ये डिडक्शंस के कारण आपको कोई लॉस आ रहा है, ना आप सेट ऑफ कर पाएंगे ना आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। यस, कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस और सुनिए। पहला, रजिस्टर्ड आफ्टर 2023 होना चाहिए। ये इस साल आया है तो यहां पे 2023 वाला ही है, और मैन्युफैक्चरिंग जो इनने चालू करना है ये बिफोर 2024, तो इनका कमेंसमेंट जो होना चाहिए ये 2023 के बाद होना चाहिए, एंड इनका प्रोडक्शन 2024 से पहले हो जाना चाहिए। दूसरा अगेन वही, इट शुड नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस एक्सेप्ट इन केस ऑफ 33B। तो बिजनेस न्यू होना चाहिए, हालांकि 33B वाला प्रोविजन होगा तो इसे एज गुड एज न्यू माना जाएगा। इट शुड नॉट यूज प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज, इसमें सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए। हालांकि 2 केसेस में प्लांट एंड मशीनरी को क्या माना जाएगा, न्यू, अगर ये फॉरेन से लाई गई है जिसपे इंडिया में आज तक डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं हुआ। दूसरा, इफ द वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तीसरा, ये किसी और बिजनेस में नहीं होना चाहिए अदर देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल और थिंग, और अगर AO कम अक्रॉस कर देता है ऐसे ट्रांजैक्शन को जो क्लब कर रहा है उस पर टैक्स होगा 30% प्लस सरचार्ज किया जाएगा 10% प्लस HEC किया जाएगा 4%।
यानी यहां पे भी अगर एओ कंसिडर कर लेता है तो 34.32% आएगा। सीधे शब्दों में कट कॉपी पेस्ट कीजिए 115 BAB को। चेक करो मालिक एक बार, यानी नया आया है पर इसमें कुछ नया नहीं है, वही चीज वापस रिपीट। वही चीज वापस रिपीट। डन। तो सर ये था आपका 115 BAE पे। हाँ, तो आप देखिए, देखते देखते हम चैप्टर नंबर 1 पूरा खत्म कर चुके हैं सर, अलोंग विथ प्रॉब्लम, अलोंग विथ अमेंडमेंट, अलोंग विथ मल्टीपल रिविजन्स। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सर आप अपने सारे दोस्तों तक के इसे पहुंचाएंगे। लक्ष्य बिल्कुल सिंपल है, भारत का हर बच्चा पढ़ेगा, भारत का हर बच्चा सीखेगा। तो ये लक्ष्य आपको पहुंचाना है, आपके जितने दोस्त होंगे वहां तक के पहुंचाइए। जो लोग आपको लगता है डिजर्व करते हैं वहां तक के पहुंचाइए, हर लाइब्रेरी तक के पहुंचाइए, हर शहर तक के पहुंचाइए, हर देश तक के पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। यस। अब देखिए सर, पूरे अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम हमने खत्म किए, BAC, BAA, BAB, BAD, BAE, ये पूरे के पूरे अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम भी हमने क्या किए, खत्म किए। अब आई थिंक एक छोटा सा पार्ट बच जाता है, एक छोटा सा पार्ट बच जाता है 115 BBE। यहां पे देखिए 115 BBE दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दिख रहा है आपको 115 BBE पेज नंबर 11 के ऊपर, ठीक है। इसको आप हाल फिलहाल में रखिए, ध्यान से सुनिए, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसको आप यहां पे लिख के रखिए, पेंडिंग फॉर सर्च, पेंडिंग फॉर सर्च। एक सर्च एंड सीजर नाम का टॉपिक है आपको आगे, वो पढ़ने के बाद आप इसको पढ़िए, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आपको याद नहीं भी रहेगा तो टेंशन नहीं लेना, भाई तेरा इधर बैठा है, विज्जू भैया इधर बैठे, भाई तेरे को समझा देगा। तो ये एक उस चीज के लिए हम लोग पेंडिंग रखेंगे। एंड वी डिक्लेयर चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। तो यहां पे हमने बेसिक टैक्स कैलकुलेशन अंडर द ओल्ड स्कीम सीखा, न्यू टैक्स कैलकुलेशन अंडर द न्यू स्कीम सीखा, डिफॉल्ट स्कीम सीखा। यस और नो? अगेन वीडियो के ऊपर आप लाइक कर देंगे, मैं बार बार आपसे जरूर कह रहा हूं, क्योंकि इससे हमें वैल्यू मिलती है। यस, और अपनी बुक्स फटाफट आप फॉरवर्ड कर दीजिए, नीचे दिए गए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो चालू करने जा रहा हूं वो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी। ये एक पूरी लिंकिंग से मैंने ऐड करके रखा है, क्योंकि आगे जाके जब आप अलग अलग सेक्शंस पढ़ेंगे तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो चैप्टर्स आपके पहले ले लूंगा। यस, तो अगले वीडियोस में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक कि मुझे 500 लाइक इस वीडियो के ऊपर दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा दैट इज लेक्चर नंबर 3 पार्ट A, ये आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी से डील करेगा। यस और नो, विच इज अ थियरी टॉपिक, छोटा सा है पर आपके बहुत काम का है आगे जाके समझने के लिए। मिलता हूं आपसे, बाय बोलो बच्चों।